हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कथानक कितना उलझा हुआ होता जा रहा है। अब मोना चौधरी, देवराज चौहान और इनके सभी साथियों का पूर्व जन्म में जाने का समय आ चुका है। इसलिए आपको ज़्यादा सस्पेंस में न रखते हुए जल्दी से जल्दी इस उपन्यास को भी समाप्त करना है कि पूर्व जन्म में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जथुरा के द्वितीय पार्ट उपन्यास पोते बाबा के तीसरे एपिसोड को। लीजिए प्रारंभ करते हैं पोते बाबा का एपिसोड नंबर 3। कमला रानी और मखानी ने उस मैदान में कदम रखे तो वहां मौजूद बस्ती वाले जथुरा महान है के नारे लगाने लगे। जोर जोर से इस नारे पर वो चिल्ला रहे थे। मखानी, कमला रानी कह उठी, कितना अच्छा लग रहा है। हम अचानक कितने बड़े बन गए हैं। हमारी कितनी इज्जत हो रही है। मखानी बोला, सोहरी के साथ पूर्व जन्म में जाऊंगा तो वहां हमारी कितनी इज्जत होगी। वहां तभी इज्जत होगी अगर हम देवा या मिन्नों में से एक को आज की रात खत्म कर सकें। जथुरा पर आने वाला खतरा मिटा दें। हमें अपने काम में हर हाल में सफल होना है। आओ काम शुरू करें। इसके साथ ही कमला रानी उस तरफ बढ़ गई जहां कड़ाहे पर तेल खौल रहा था और ऊपर पेड़ से बंधी मोना चौधरी नीचे की तरफ लटक रही थी। हंसराज उनके साथ था। हंसराज, मखानी बोला, इन सब लोगों को खामोश होने को कहो, नारे बंद करवा दो। हंसराज वहां से भीड़ की तरफ गया और चिल्लाकर खामोश होने को कहा। सब तरफ खामोशी छाती चली गई। हंसराज वापस कमला रानी और मखानी के पास आ पहुंचा। दोनों कड़ाहे से चंद कदमों के फासले पर आ ठहरे थे। रस्ते से बंधी कड़ाहे के ऊपर लटकती मोना चौधरी ने कमला रानी और मखानी को देखा। कड़ाहे के उबलते तेल की गर्मी से मोना चौधरी का चेहरा पसीने से भरा लाल हो रहा था। उसके चेहरे से टपकती पसीने की बूंदें कड़ाहे में टपक रही थी। सेक की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। कैसा लग रहा है मिन्नो? कमला रानी खिलखिलाकर हंसी। मोना चौधरी ने होंठ भींच लिए। मसालों के प्रकाश में वहां का जर्रा जर्रा स्पष्ट नजर आ रहा था। तेरी मौत आ गई है, कमला रानी ने कहा। मौत देखकर कैसा लग रहा है? मैं ऐसे हाल में हूं कि तेरी बात का जवाब दे ही नहीं सकती। मोना चौधरी गुस्से में गुर्रा उठी। रस्सा ढीला करो, मखानी ऊंचे स्वर में बोला। मोना चौधरी से बंधा रस्सा मोटी डाल से होकर दो आदमियों ने थाम रखा था। उन्होंने रस्सा थोड़ा सा ढीला किया तो मोना चौधरी एक हाथ भर नीचे कड़ाहे की तरफ आ गई। मात्र 5 फुट दूर था कड़ाहा। खौलते तेल की गर्मी से मोना चौधरी का बुरा हाल था। ये फैसले की रात है मिन्नो, फैसला तो होके ही रहेगा, कमला रानी ने कहा, वरना तू रात भर इसी हाल में रहेगी और सुबह होने से पहले तेरे को कड़ाहे में फेंक दिया जाएगा। तू कुतिया है, मोना चौधरी चीखी। तेरी जगह मैं होती तो मैं भी तेरे को कुतिया कहती। कमला रानी हंस पड़ी। लेकिन मैं यहाँ तेरी बातों का बुरा मानने नहीं आई, अपना काम करने आई हूँ। जथुरा महान है, उसकी महानता से ऊंचा दूसरा कोई नहीं है। वो डरपोक है नहीं, वो बहादुर है। बहादुर होता तो खुद सामने आता, मोना चौधरी चीखी। परंतु वो तो डरकर छिपा पड़ा है। सेवकों के होते हुए उसे सामने आने की क्या जरूरत है? मखानी ने कहा। सेवक इसी काम के लिए होते हैं। तभी कमला रानी के कान में भौरी की फुसफुसाहट पड़ी। काम की बात कर कमला रानी। बोल मिन्नो, कमला रानी ऊंचे स्वर में बोली। अब तेरे साथ क्या सलूक करूं? अपनी जान बचाना चाहती है तो तेरे को देवा का मुकाबला करना होगा। उसे मौत देनी होगी, नहीं तो तेरी मौत पक्की है। देवराज चौहान से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मानती हूं कि देवा से तेरा झगड़ा नहीं है। तेरा झगड़ा तेरी अपनी जिंदगी और मौत से है। अपनी जिंदगी बचानी है तो उसके लिए तेरे को देवा को खत्म करना होगा। ये कभी नहीं होगा। तो तूने मरने का फैसला कर लिया? कमला रानी क्रोध से कह उठी। मोना चौधरी खामोश रही, होंठ भींच लिए। जवाब दे, अगर तेरा पक्का इनकार है तो तुझे अभी कड़ाहे में फेंक देती हूँ। फेंक इसे, मखानी कह उठा। जवाब तो सुन लेने दे मखानी, तब मैं। फेंक दो इसे कड़ाहे में, मखानी चीखा। ठहरो, कमला रानी और जोरों से बोली। पहले जवाब सुनने दो। बोल मिन्नो, पक्का इनकार है तो अभी फेंकू कड़ाहे में? मोना चौधरी के होंठ भिज गए।
चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे सोचने दे। ठीक है, सोच ले, तेरे को कुछ देर का वक्त देती हूँ, कहकर कमला रानी ने मखानी को देखा। बहुत हिम्मत वाली है मिन्नो, मखानी धीमे स्वर में बोला। उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए ही तो घंटों लगाकर कढ़ाई का तेल खौलाया गया है मखानी। आवाज धीमी थी। जानता हूँ, हम तेल के कढ़ाई में फेंक कर उसकी जान नहीं ले सकते। काल चक्र का कोई हिस्सा इन लोगों की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये पूर्व जन्म में पहुंचे तो तब जथुरा की ताकतें इन लोगों पर काम करेंगी। सब कुछ जानता हूँ, मखानी बोला। चल जरा देवा से भी बात कर लें। देवराज चौहान, नगीना, बांके, रुस्तम राव महाजन और पारसनाथ उस मैदान के बीचों बीच बैठे थे। हाथ बंधे हुए थे, जिससे कि उन्हें बैठने में परेशानी आ रही थी। मसालों की रोशनी में वहां पर्याप्त दिखाई दे रहा था। उन सबकी निगाह कढ़ाई के ऊपर लटकती मोना चौधरी पर थी। पारसनाथ और महाजन बंधनों से मुक्ति पाने की भरपूर चेष्टा कर रहे थे। वे क्रोध में कांप रहे थे, परंतु कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। देवराज चौहान के होंठ भिंचे हुए थे, नजरें मोना चौधरी पर थीं। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, नगीना व्याकुल स्वर में कह उठी। आप कुछ करते क्यों नहीं? जब तक इन बंधनों में हूं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो मोना चौधरी को मार रहे हैं। नगीना परेशान थी। देवराज चौहान के होंठ सख्ती से बंद रहे। एक बारो हमारे हाथों पावों खुल जावे तब हम सबों को बढ़ दयो। बांकेलाल राठौर गुर्रा उठा। यही तो रगड़ेला है बाप कि हाथ पांव नहीं खुलने का। पारसनाथ, महाजन दांत किटकिटाकर कह उठा। बहुत बुरा होने जा रहा है। हाथ पांव खोलने की कोशिश करो महाजन, पारसनाथ ने खुरदरे कठोर स्वर में कहा। नहीं खुल रहे, कोशिश कर तो रहा हूं। वो मोना चौधरी को मार देंगे। बेबी को कुछ हुआ तो मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा। महाजन दांत किटकिटा उठा। देवराज चौहान महाजन को देखकर गंभीर स्वर में बोला। तुम कुछ नहीं कर सकते, मोना चौधरी के बाद हमारी बारी होगी। महाजन दांत पीस कर रह गया। देवा, तभी देवराज चौहान के कानों में मध्यम सी आवाज पड़ी। देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। पेशीराम, देवराज चौहान के होंठों से निकला। ठीक पहचाना देवा, मैं पेशीराम ही हूं। तुम यहाँ? हैरानी है मुझे। मैं तो अपनी ताकतों के दम पर कहीं भी आ जा सकता हूँ देवा। पेशीराम की धीमी आवाज पुनः कानों में पड़ी। सबकी निगाह देवराज चौहान की तरफ उठ गई थी। ये सब क्या हो रहा है पेशीराम? हम सब बुरी तरह फंसे पड़े हैं। वो मोना चौधरी, जथुरा का मुकाबला करना संभव नहीं देवा, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं कहा। वो ही हमारे रास्ते में। इन बातों का वक्त पीछे छूट चुका है। मोना चौधरी को बचाओ पेशीराम, वो उसे मार देंगे। देवराज चौहान ने परेशानी से कहा। मिन्नो ने मेरी बात नहीं मानी, तभी तो कष्ट भुगत रही है। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मैंने मिन्नो से कहा था कि तुम्हारे साथ झगड़ा करे, परंतु वो नहीं मानी। जिद्दी जो है। कब कहा था? देवराज चौहान के होंठों से निकला। शाम को। ओह, अब यही बात तेरे को कहता हूँ कि तू मिन्नो से झगड़ा कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? तब तो बात और भी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, ये वक्त टल जाएगा। मोमो जिन्न कुछ करने की सोच के बैठा हुआ है, उससे तुम सबका भला होगा। मोमो जिन्न तो जथुरा का सेवक अवश्य है। पेशीराम की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी, परंतु पोते बाबा ने उसमें इंसानी इच्छाएं डाल दी हैं। इस वजह से मोमो जिन्न जथुरा की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। वो जिन्न है, परंतु हरकतें इंसानों वाली हो गई हैं। पोते बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो तो जथुरा का सबसे खास सेवक है। सब सवालों का जवाब अभी पाएगा क्या? इस वक्त तेरे को मेरी बात मानकर। उसी पल पोते बाबा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। नहीं देवा, पेशीराम की बात हरगिज मत मानना, ये तेरे को गलत रास्ते पर डाल रहा है। देवराज चौहान चौंका। पोते बाबा? हाँ देवा, तू पेशीराम की बात मत मानना, इससे तेरे को बड़ा नुकसान होगा। ये तेरे को बहका रहा है। पेशीराम मेरे को गलत राह नहीं दिखा सकता, देवराज चौहान के होंठों से निकला। इस वक्त ये तेरे और मिन्नो में झगड़ा करवाकर अपना ही कोई मतलब साधना चाहता है। कैसा मतलब? ये मैं नहीं जानता, लेकिन पोते बाबा, पेशीराम की मुस्कुराहट भरी आवाज देवराज चौहान ने सुनी। तू क्यों देवा को भटका रहा है? मुझ पर इल्जाम मत लगा पेशीराम। तू मुझ पर इल्जाम लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं लगा सकता?
तू देवा को झगड़े के लिए उकसा रहा है, इसका अंजाम बुरा ही होगा। अंजाम तो अब भी बुरा हो रहा है। मिन्नो मौत के दरवाजे पर खड़ी है, पेशीराम बोला। तो झगड़ा करवाकर तू मिन्नो को बचा लेगा पेशीराम? मोमो जिन्न देवा और मिन्नो का भला करेगा, जिसमें तूने इंसानी इच्छाएं डाल दी हैं। तू क्या खेल खेल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा। तू जथुरा का मुख्य सेवक है, परंतु जथुरा के हक के खिलाफ हरकतें कर रहा है। इससे तेरे को क्या? मुझे देवा और मिन्नो से मतलब है। झगड़े का अंजाम बुरा होगा। तू देवा को गलत राह पर मत डाल। कमला रानी मिन्नो को मौत दे देगी, तब क्या होगा? पोते बाबा की तरफ से आवाज नहीं आई। एक बात तो बता पोते बाबा, क्या तू चाहता क्या है? देवा और मिन्नो को पूर्व जन्म के सफर पर भेजना चाहता है या रोकना चाहता है? यह सवाल तूने क्यों पूछा? क्योंकि तेरी हरकतों से मैं उलझन में हूं और तेरा मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया, समझ भी नहीं पाएगा। क्यों? जथुरा ऐसा खिलाड़ी है जिसके खेल को कोई समझ नहीं पाता। वो महान है। तो तू ये सब जथुरा के इशारे पर कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं। मैं तेरे को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तू जानता है कि तेरी कही बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। तब भी तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर तो मैं देवा से कहूंगा कि वो मिन्नो से झगड़ा करने को तैयार हो जाए। पेशीराम बोला, ये गलत होगा। तूने मोमो जिन्न में इंसानी इच्छाएं क्यों डाली? क्या ये बात जथुरा को पता है? मैंने कहा ना, तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। देवा, पेशीराम की आवाज कानों में पड़ी। हाँ? देवराज चौहान के होंठ हिले। मिन्नो से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जा। ऐसा मत करना। पोते बाबा की तेज आवाज कानों में पड़ी। ये तेरे को भटकाना चाहता है। पेशीराम कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, ये सोच रहा है। मैं नहीं मानता, देवराज चौहान ने कहा। तू झगड़ा मत कर, मोमो जिन्न मिन्नो को बचा लेगा। पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। मोमो जिन्न पर भरोसा रख, वो बहुत तेज है और इस वक्त हालातों को जांच रहा है। मैं वो ही करूंगा जो पेशीराम ने कहा है। देवराज चौहान के होंठ हिले। तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं? तू मेरे लिए नया है, जबकि पेशीराम को मैं पुराना जानता हूं। देवा, तू बस कर पोते बाबा। पेशीराम की आवाज कानों में पड़ी। तेरी नहीं चलने वाली। तू बहुत चालाक है पेशीराम, जो देवा को अपने पक्ष में कर रखा है। देवराज चौहान को पोते बाबा का उखड़ा स्वर सुनाई दिया। पेशीराम के हंसने की आवाज कानों में पड़ी। इस वक्त हम देवा के माध्यम से बात कर रहे हैं। तू सामने पड़ेगा तो तब देखूंगा। अच्छा यही होगा पोते बाबा कि तू मुझे स्पष्ट बता दे कि आखिर तू किस फेर में है। पेशीराम की आवाज आई। क्यों बताऊं? तेरी हरकतें संदेह भरी हैं। कभी तू जग्गू से बात करता है तो कभी देवा से। कभी तू मोमो जिन्न में इंसानी इच्छाएं डाल देता है, जो कि एकदम गलत बात है। तू जथुरा को धोखा क्यों दे रहा है? पोते बाबा की आवाज नहीं आई। बता पोते बाबा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो देवा के पास से चला जा, ये मेरा कहना मानेगा। पेशीराम की आवाज कानों में पड़ी। मेरा काम तेरे को समझाना था देवा, तू बच्चा नहीं है, अच्छा बुरा सोच सकता है। पोते बाबा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। मिन्नो से झगड़ा करेगा तो नुकसान उठाएगा, अभी सब सामने आ जाएगा। इसे बोलने दे देवा। तू मिन्नो से झगड़ा कर, वक्त बर्बाद मत कर। देवराज चौहान ने अपने साथियों को देखा। क्या हुआ? महाजन ने पूछा। देवराज चौहान ने कम शब्दों में सारी बात बताई। तुम्हें पेशीराम की बात माननी चाहिए, महाजन ने कहा। वो ही कर रहा हूँ। देख बाप, इधर के हीरो हीरोइन आइला है, रुस्तम राव कह उठा। सबकी नजरें सामने उठी तो कमला रानी, मखानी और हंसराज को इस तरफ आते पाया। मिन्नो का हाल देख रहा है देवा? पास पहुंचते ही कमला रानी ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तू चाहता है कि तेरा भी यही हाल हो? नहीं, आम थारे को बट दयो कमीनी कुतियो। बांकेलाल राठौर गुर्रा उठा। चुप रहे, मखानी गुर्राया। तेरे को अभी खोलते तेल के कढ़ाई में डाल दूंगा। थारे को भी ना छोड़ूं हम। मेरी बात मानेगा तो तेरा यह हाल नहीं होगा, कमला रानी ने कहा। क्या करना होगा मुझे? मिन्नो से झगड़ा करना है, उसे मार दे। वो तो झगड़े के लिए तैयार नहीं हो रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू उसे मार दे, कमला रानी ने कहा। तू उसके हाथों मरे या वो तेरे हाथों मरे, एक को तो मरना ही है। इसी में मेरा काम हो जाएगा। तुम दोनों को हथियार दिए जाएंगे। अगर कोई उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, ना करे, तो तू लड़ाई को तैयार है देवा? हाँ।
कमला रानी ने पास खड़े हंसराज से कहा, सुना तूने? हाँ तो जा मिन्नो को नीचे उतार, इसी मैदान में इनकी लड़ाई का इंतजाम कर। हंसराज फौरन चला गया। देवराज चौहान बोला, मोना चौधरी ने मुझे या मैंने उसे मार दिया तो उसके बाद क्या होगा? तुम सबको तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। कमला रानी बोली। कैसे पहुंचाओगे? काल चक्र तो आज रात के बाद सिमट जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। तुम लोगों को रात में ही यहां से निकाल दिया जाएगा। कमला रानी ने कहा। क्या भरोसा? भरोसा करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। कमला रानी मखानी के साथ वहां से हट गई। मखानी, कमला रानी दबी खुशी से बोली, हम सफल होने जा रहे हैं। देवा या मिन्नो में से एक मर जाएगा। देवा कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? मखानी बोला। वो कैसे? एकदम तैयार हो गया है मिन्नो से झगड़ा करने के लिए। मिन्नो की हालत देखकर डर गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या लगता है तेरे को? चालाकी की बू आ रही है। देवा इस तरह घबराने डरने वाला नहीं। तू ज्यादा शक वहम में मत पड़ा कर। जब कठिन काम सीधे सीधे होने लगे तो समझ जा कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है। वहम का मारा है तू। मखानी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कह उठा, छोड़ इन बातों को, चुम्मी दे दे। तेरे को कुछ और नहीं सूझता? तू पास होती है तो सिर्फ तेरा ही ख्याल आता है। दे दे एक। तभी भौरी की फुसफुसाहट कमला रानी के कानों में पड़ी। कमला रानी, मखानी की बात में दम है। देवा इतनी आसानी से मान जाने वालों में नहीं है। तो देवा अवश्य कोई चाल चलने की सोच रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तू सतर्क रहना, देवा पर नजर रख। ठीक है। मुझे कुछ बुरा महसूस होने लगा है अचानक ही। भौरी का धीमा स्वर कमला रानी के कानों में पड़ रहा था। कैसा बुरा? कुछ समझ में नहीं आता। कहीं देवा तुझे और मखानी को न मार दे तो क्या हम मर जाएंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस शरीर में तू है वो घायल हो जाए तो उस शरीर को छोड़कर तुझे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा दूंगी। मैं तेरे साथ हूं, फिक्र क्यों करती है? भौरी की आवाज कानों में पड़ी। और मखानी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। सोहरी मखानी का पूरा ध्यान रखेगा। तुम दोनों हमारे सेवक हो, तुम्हें कुछ ना होगा। मखानी कमला रानी से पूछने लगा था कि क्या बात हो रही है। तभी सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। मखानी, क्या सोहरी, तू मरने वाला है क्या? मखानी हड़बड़ा उठा। तू मरने वाला है। सोहरी का शांत स्वर कानों में पड़ा। ये तू क्या कह रहा है सोहरी? मैं कमला रानी के साथ जीना चाहता हूँ। मखानी तड़प उठा। शायद मैं गलत कह गया। मौत तेरी नहीं, उस शरीर की होगी जिसके भीतर तू रह रहा है। तू इस वक्त जगमोहन के बहरूप में है। जग्गू का शरीर बेकार हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। कौन मारेगा मुझे? पता नहीं, शायद देवा ही। फिर मेरा क्या होगा? तेरे को किसी और के शरीर में प्रवेश करा दूंगा। फिक्र मत कर। और कमला रानी, वो? कमला रानी की बहुत फिक्र है तेरे को। चिंता मत कर, भौरी उसे भी दूसरे शरीर में प्रवेश करा देगी। यहाँ पर हमारा राज्य है। मखानी परेशान सा कह उठा। फिर कोई हमें कैसे मार सकता है? पता नहीं, परंतु ये तो पक्का है कि यहाँ तुम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तू मुझे डरा रहा है सोहरी। तेरे को डराकर मुझे क्या मिलेगा? तू तो मेरा सेवक है। तेरे से गलत क्यों कहूँगा? फिक्र मत कर, जो जैसे चल रहा है वैसा चलने दे। तेरे को कुछ हुआ तो मैं तेरे को दूसरा शरीर दिलवा दूंगा। मखानी ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? कमला रानी ने व्याकुल स्वर में पूछा। सोहरी ने बुरी खबर दी है कि हम मारे जाएंगे। कमला रानी कह उठी। तो भौरी ने सब बता दिया तेरे को? मखानी परेशान था। भौरी कहती है कि मारे जाने की स्थिति में वो मेरे को दूसरा शरीर दिला देगी। सोहरी भी ऐसा ही कहता है। मुझे आशंका है कि कहीं हम जुदा ना हो जाएं। मुझे भौरी पर भरोसा है। चल जरा अंधेरे में चलें। क्यों? कमला रानी ने उसे देखा। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बार प्यार तो कर लें। तू हमेशा यही टर्र टर्र ही करता रहेगा, कमला रानी ने कहा और मुंह फेर लिया। मखानी, सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। मुझे मोमो जिन्न की तरफ का कुछ संकेत मिल रहा है। संकेत में क्या है? स्पष्ट संकेत नहीं है। तुम मोमो जिन्न से इस बारे में बात करो, शायद वो कुछ बता सके। लक्ष्मण दास, सपन चड्डा और मोमो जिन्न कुछ हटकर बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे। मोमो जिन्न इस वक्त कम बात कर रहा था और हालातों पर ज्यादा निगाह रख रहा था। ये सब क्या हो रहा है मोमो जिन्न?
सपन चड्ढा ने पूछा। देवा, मिन्नो और बाकियों पर खतरा आने वाला है। तू उन्हें बचाना चाहता है? हाँ, मुझे उन सबका मारा जाना पसंद नहीं, मोमो जिन्न ने धीमे स्वर में कहा। जब से मेरे भीतर इंसानी इच्छाएं जागी हैं, तब से मुझे खून खराबा देखना अच्छा नहीं लगता। कालचक्र देवा या मिन्नो में से एक को खत्म करने की चेष्टा में है। उन्हें बचाने के लिए तू हमें खतरे में डालेगा? थोड़ा सा खतरा उठाना जरूरी। वो लक्ष्मण दास जल्दी से कह उठा। कमला रानी और मखानी इधर ही आ रहे हैं। मोमो जिन्न फुर्ती से उठा और पीठ पर हाथ बांधे अकड़ कर खड़ा हो गया। वो देखो, उधर मिन्नो को पेड़ से नीचे उतारा जा रहा है, सपन चड्ढा ने कहा। वो झगड़े के लिए तैयार हो गई होगी, लक्ष्मण दास बोला। तभी कमला रानी और मखानी पास आ पहुंचे। क्या हो रहा है ये सब? मोमो जिन्न अकड़ भरे स्वर में कह उठा। देवा और मिन्नो का झगड़ा होने वाला है, मखानी बोला। तो मिन्नो तैयार हो गई? मोमो जिन्न ने मखानी को देखा। नहीं, देवा तैयार हो गया है। तो अब देवा और मिन्नो में से एक ही बचेगा, ये अच्छी खबर है। मोमो जिन्न मुस्कुरा पड़ा। हमें पता चला है कि आने वाले वक्त में कुछ बुरा होने वाला है, मखानी बोला। सोहरी ने कहा है कि तुम्हारी तरफ से उसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। शायद तुम बता सको कि क्या होने वाला है। मोमो जिन्न ने सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास से कहा। बोलो, जथुरा महान है क्या? दोनों हचकचाए। बोलो। मोमो जिन्न का स्वर कठोर हो गया। जथुरा महान है, दोनों एक साथ कह उठे। सच में जथुरा की महानता का जवाब नहीं। मोमो जिन्न ने सिर हिलाया। फिर मखानी से कहा, मैं नहीं जानता कि सोहरी ने कैसे कह दिया कि मेरी तरफ से संकेत मिल रहे हैं, जबकि आने वाले वक्त का मुझे जरा भी आभास नहीं है। सोहरी गलत नहीं कह सकता, मखानी के होठों से निकला। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोमो जिन्न का स्वर कठोर हो गया। मेरा ये मतलब नहीं था, मखानी ने परेशान स्वर में कहा। मोमो जिन्न ने कमला रानी से कहा, क्या तेरे को भी भौरी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, तो मखानी ने सोहरी की बात गलत सुनी होगी। तुम लोग जाओ, मैं व्यस्त हूँ। उसी पल भौरी की फुसफुसाहट कमला रानी के कानों में पड़ी। कमला रानी, इसी मोमो जिन्न की तरफ से गड़बड़ होगी। मेरी ताकतें मुझे इस बात का एहसास करा रही हैं। कमला रानी ने अपने पर काबू पाया और मखानी से बोली, चल यहाँ से। कमला रानी और मखानी वहां से दूर हट गए। ये कैसे हो सकता है कि मोमो जिन्न गड़बड़ कर दे? मेरी ताकतें मुझे इस बात का संकेत दे रही हैं कि मोमो जिन्न ही गड़बड़ करेगा। तो इस बारे में तुम्हें मोमो जिन्न से बात करनी चाहिए, कमला रानी ने चिंतित स्वर में कहा। पता तो चले कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। वो क्यों हमारे काम में अड़चन डालना चाहता है। मोमो जिन्न का कंट्रोल सीधा जथुरा के सेवक करते हैं, हम उससे बात नहीं कर सकते। तो क्या जथुरा के सेवक उसे गड़बड़ करने को कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। भौरी की आवाज कानों में पड़ी। तो फिर माजरा क्या है? तुम दोनों अपने काम में व्यस्त रहो, परंतु मोमो जिन्न की तरफ से अवश्य सतर्क रहना। लगता है सोहरी को मुझ पर कुछ शक हो गया है, मोमो जिन्न बड़बड़ा उठा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सपन चड्ढा बोला, सोहरी कौन है? तुम नहीं समझोगे। तुम कहते कहते मोमो जिन्न एकाएक खामोश हो गया और इस तरह गर्दन टेढ़ी कर ली जैसे पास में कोई खड़ा हो और उसे कुछ कह रहा हो। आंखें बंद हो गई थी उसकी। मोमो जिन्न बीच बीच में कभी सिर भी हिला देता था। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा समझ गए कि जथुरा के सेवक उसे कुछ कह रहे हैं। उसी पल मोमो जिन्न चौंका और उसके होठों से निकला, ये क्या कह रहे हो? मैं जथुरा के खिलाफ काम करूं? तुम जथुरा के सेवक होकर मुझे गलत आदेश दे रहे हो। मैं तुम्हारी बात मानकर कमला रानी और मखानी को कैसे मार सकता हूं? ये तो बहुत गलत होगा। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। मोमो जिन्न उधर से कही जाने वाली बात सुनने लगा था। ओह, जथुरा ऐसा चाहता है, फिर तो अवश्य कोई बात रहस्य वाली होगी। मोमो जिन्न कह उठा, ठीक है, मुझे जिस कार्य का आदेश दिया है वो पूरा हो जाएगा। मोमो जिन्न ने फिर उधर से कही जाने वाली बात सुनी। समझ गया, देवा और मिन्नो की मौत से पहले ये मुझे करना है। उनमें से कोई मरना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं मरेगा, ये काम पहले कर दूंगा, मोमो जिन्न ने कहा। फिर मोमो जिन्न ने आंखें खोली, गर्दन सीधी कर ली। क्या हुआ? लक्ष्मण दास ने पूछा। मजा आ गया, मोमो जिन्न मुस्कुरा पड़ा। हुआ क्या? जो हम सोच बैठे थे, जथुरा की तरफ से संदेश में वो ही करने को कहा है। क्या? सपन चड्ढा बोला, तुम्हारा मतलब कि जथुरा ने आदेश दिया है कि कमला रानी और मखानी को मार देना है?
हाँ, परंतु वो तो काल चक्र का ही हिस्सा है। जथुरा अपने काल चक्र को तुम्हारे हाथों नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? अवश्य इसमें कोई रहस्य छिपा है। जथुरा ही उस रहस्य को जानता होगा, मोमो जिन्न ने कहा। कितनी अजीब बात है। लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा को देखा। जथुरा के खेल को समझना आसान नहीं, मोमो जिन्न कह उठा। वो सच में महान है। जो मैंने तुम लोगों को करने को कह रखा है तुम लोग वो ही करोगे। अब तो जथुरा भी यही हुआ देखना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता कि गीत तुम जथुरा के गाते हो और वैसे भागकर उसके दुश्मन सोबरा के पास चले जाना चाहते हो। ये मजबूरी है मेरी। क्यों? मुझ में इंसानी इच्छाएं जो आ गई हैं। जिस जिन्न में इंसानी इच्छाएं आ जाएं वो मालिक की सेवा क्या करेगा? वो तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाएगा। अब ये बात जथुरा के सेवकों को पता लग गई तो वो मुझे मार देंगे। देर सवेर में पता चल ही जाएगा। इसलिए अपने को बचाने के लिए मुझे सोबरा की शरण में जाना ही होगा। तुम में इंसानी इच्छाएं कैसे आ गईं? बता तो चुका हूं कि ये किसी की शरारत है। किसी ने जानबूझकर मुझ में इंसानी इच्छाएं डाल दी हैं कि मैं ठीक से जथुरा की सेवा न कर सकूं। कोई शक्ति जथुरा का काम बिगाड़ना चाहती होगी। वो देखो, देवा और मिन्नो मुकाबले के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, सपन चड्ढा ने कहा। तुम दोनों कमला रानी और मखानी को नजर में रखो, मोमो जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मुझसे झगड़ा करने को क्यों तैयार हुए? मोना चौधरी ऊंचे स्वर में बोली। देवराज चौहान और मोना चौधरी मैदान के बीचों बीच खड़े थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी जैसा हथियार था और दोनों के बीच 20 फीट का फासला था। मसालों की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। आसपास घेरा लगाए भीड़ के हाथों में मसाले थी। उसी भीड़ में आगे आगे कमला रानी और मखानी भी खड़े थे। नगीना, बांके, रुस्तम, पारसनाथ, महाजन, इन सबके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो मैदान में ही एक तरफ पड़े थे। वो सब व्याकुल थे कि अब क्या होगा। तुम्हें बचाने के लिए मेरा तैयार हो जाना जरूरी था। देवराज चौहान गंभीर था। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हमें नहीं झगड़ना है, मोना चौधरी गुस्से से कह उठी। मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। हकीकत में तुमसे झगड़ा करने का मेरा कोई इरादा। तो अब क्या करोगे? मोना चौधरी पहले जैसे स्वर में कह उठी। हमें हथियार देकर मैदान में उतार दिया गया है। हम कब तक उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं? वो जल्दी ही समझ जाएंगे कि हमारा झगड़ने का कोई इरादा नहीं है। तब वो वापस मुझे तेल के खौलते कड़ाहे पर लटका देंगे। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी। मैंने पेशीराम के कहने पर यह सब किया है, देवराज चौहान बोला। पेशीराम? तो वो तुमसे भी मिला? मोना चौधरी के दांत भिज गए। उसका दिमाग खराब है जो हमें। पेशीराम का कहना है कि मोमो जिन्न हमारी सहायता करेगा। कैसी सहायता? मैं नहीं जानता। वो जथुरा का सेवक है, हमारी सहायता क्यों करेगा? वो तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, देवराज चौहान ने कहा। तो बेवकूफ़ों की तरह आंखें मूंद कर पेशीराम की बात मान ली? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम सब फंसे पड़े हैं। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। तभी घेरा बांधे बस्ती वालों की तरफ से शोर उठने लगा। मोना चौधरी और देवराज चौहान की निगाह भीड़ की तरफ घूमने लगी। वो हमें झगड़ने को कह रहे हैं, मोना चौधरी ऊंचे स्वर में बोली। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसी पल हंसराज पास आता दिखा और कुछ पहले ही ठिठक कर चिल्लाया, देवा, कमला रानी कहती है मार दे मिन्नो को। कहकर वो वापस पलट गया। देवराज चौहान ने कुल्हाड़ी संभाल ली। भीड़ में से शोर उठ रहा था। हमें कुछ देर झगड़ने का ड्रामा करना होगा, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। उसके बाद क्या होगा? हमारा ड्रामा हमें ज़्यादा देर नहीं बचा सकता। जो होगा देख लेंगे, देवराज चौहान ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। तुम मुझ पर वार करो, पहला वार तुम करो। इसके साथ ही देवराज चौहान कुल्हाड़ी के साथ मोना चौधरी पर झपट पड़ा। जल्दी आओ, मोमो जिन्न बोला। इससे पहले कि देवा या मिन्नो एक दूसरे पर घातक वार कर दें, तुम दोनों जाकर कमला रानी और मखानी को मार दो। इसके साथ ही मोमो जिन्न ने अपना हाथ हवा में लहराया तो हाथों में 2 खंजर आ गए। उसने एक एक खंजर दोनों को थमाया। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा के चेहरों पर घबराहट के भाव आए। सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ और दोनों को मार दो, मोमो जिन्न के स्वर में आदेश था। हमने उन्हें मारा तो बस्ती वाले हमें मार देंगे, लक्ष्मण दास बोला। चिंता मत करो, मैं हूँ।
मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। जथुरा के आदेश पर ही ये हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। मोहम्मद जिन ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मौके पर आकर तुम लोगों की हिम्मत कम हो गई। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों में हिम्मत डाल देता हूँ। हिम्मत डालोगे? लक्ष्मण दास हड़बड़ाया। कैसे? मोहम्मद जिन्ना ने अपना चेहरा आकाश की तरफ किया और उनके नाम लेकर कुछ बड़बड़ाया। अगले ही पल लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की हिम्मत बढ़ गई। अभी उन दोनों को खत्म कर देते हैं। आ सपन, दोनों खंजर को थामे आगे बढ़ गए। कमला रानी ने मखानी का हाथ थाम रखा था। चेहरे पर खुशी चमक रही थी, परंतु मखानी के चेहरे पर उलझन थी। दोनों देवराज चौहान और मोना चौधरी को देख रहे थे। दो दो बार दोनों एक दूसरे पर कर चुके थे। मखानी, कभी भी दोनों में से कोई भी खत्म हो सकता है। कमला रानी कह उठी। बता, कौन मरेगा? मुझे तो लगता है कि मिन्नो मरेगी। मखानी चुप सा देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखे जा रहा था। बोल मखानी, कुछ तो कह, कमला रानी ने बेसब्री से कहा। तभी मोना चौधरी ने देवराज चौहान पर वार किया। देवराज चौहान वार बचा गया। कोई भी नहीं मरेगा। मखानी होंठ भींचकर बोला। क्या मतलब? मुझे लगता है ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। तेरे को वहम की बीमारी हो गई है, कमला रानी मुंह बनाकर कह उठी। मखानी कुछ कहने लगा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। होठों से आह निकली। चेहरे पर पीड़ा के भाव नाच उठे। कमला रानी, मखानी दर्द भरे स्वर में बोला। मैं तो गया। क्या कह रहा है? कमला रानी ने मखानी और जगमोहन का चेहरा देखा तो हड़बड़ा उठी। क्या हुआ तेरे को? इसी पल कमला रानी की गर्दन में चाकू आ धंसा। दोनों के पीछे लक्ष्मण दास और सपन चड्डा अपने खूंखार रूप में खड़े थे। उन्होंने तीव्र झटके से चाकुओं को बाहर खींचा और फिर वार किया। दूसरे वार में दोनों ही नीचे जा गिरे। कईयों की निगाह इस तरफ गई। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने उनके शरीरों से चाकू निकाला और ऊंचे स्वर में कह उठे, खबरदार जो कोई आगे आया। कमला रानी को मार दिया, कमला रानी को मार दिया। शोर मच गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी का ध्यान भी इस तरफ हुआ। सपन, लक्ष्मण दास चीखा, तू जाकर उन सबके बंधन खोल, इन सबको मैं देखता हूँ। सपन चड्डा खून सना खंजर थामे नगीना और बाकियों की तरफ दौड़ पड़ा। तभी बस्ती के लोग इधर उधर भागने लगे। शोर तेज होने लगा। चीखो पुकार मच गई। देवराज चौहान लक्ष्मण दास की तरफ आ गया। मोना चौधरी महाजन की तरफ बढ़ गई थी। हैरत की बात थी कि कोई भी बस्ती वाला लक्ष्मण दास या सपन चड्डा की तरफ नहीं आया था। वो सब चीखते हुए इधर उधर दौड़कर बता रहे थे कि कमला रानी को मार दिया गया और वो अपनी झोपड़ियों की तरफ भाग रहे थे। तभी जमीन कांपी। लगा जैसे समुद्र में टिकी टापू की जमीन ने अपना नियंत्रण खो दिया हो। वो पानी में आजाद होकर जहाज की तरह इधर उधर डोलने लगी हो। मध्यम गति से टापू की जमीन डोल रही थी, हिल रही थी। वो कभी दाएं होती तो कभी बाएं तो कभी सामान्य सी होकर स्थिर हो जाती। बेहद अजीब, सन्न कर देने वाला नजारा था। लोग भाग रहे थे। चीखो पुकार, शोर मचा हुआ था। देवराज चौहान लक्ष्मण दास के पास आकर शोर में ऊंचे स्वर में कह उठा, तुमने तो कमाल कर दिया लक्ष्मण दास, कमला रानी और मखानी को मार दिया। सोचा तुम कई बार मेरे काम आए हो, एक बार मैं भी तुम्हारे काम आ जाऊं। लक्ष्मण दास ने उत्साह भरे स्वर में कहा। मैंने तो तुम्हारे काम आने की कीमत ली। कोई बात नहीं, तुम भी मुझे कीमत दे देना। लक्ष्मण दास हंसा। देवराज चौहान मुस्कुराया। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मोमो जिन्न का किया धरा है। वो कैसे? मोमो जिन्न ने मुझ में और सपन में हिम्मत डाल दी, जिसकी वजह से हम ये सब कर सके। अब हमें किसी भी बात का डर नहीं लग रहा। पहले मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। लक्ष्मण दास के हाथ में अभी भी खून सना खंजर था। देवराज चौहान की नजरें हर तरफ जा रही थी। चूंकि मसाले थामे लोग वहां से भागते जा रहे थे, इसलिए अंधेरा सा होने लगा था। सिर्फ उन्हीं मसालों की रोशनी वहां फैल रही थी जो पेड़ों पर या अन्य जगहों पर लगी थी। देवराज चौहान, लक्ष्मण दास बोला, हाँ, ये टापू अचानक बेकाबू सा हो गया है। लगता है जैसे समुद्र में जमीन का बड़ा सा टुकड़ा डोल रहा हो। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हम कैसे बचेंगे? हम नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। तभी नगीना पास आ पहुंची। ये अचानक ही टापू को क्या हो गया है? नगीना ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। मैं नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने कहा, आज रात में कालचक्र सिमट जाएगा। पोते बाबा ने यही कहा था। कहीं ये सिमटने की वजह से ही तो नहीं हो रहा? कुछ भी हो सकता है। मैं स्वयं इन बातों से अनजान हूँ नगीना।
देवराज चौहान के स्वर में चिंता थी। तभी मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन, बांके और रुस्तम और सपन चड्डा पास आ पहुंचे। क्यों लक्ष्मण, मजा आया ना? सपन चड्डा हंसकर कह उठा, बहुत। आखिर हमने मार दिया उन्हें। मोमो जिन्न कहाँ है? पता नहीं, अभी आ जाएगा। वो हमें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मोना चौधरी देवराज चौहान से कह उठी, ये टापू समुद्र में समा जाएगा, तभी ये डोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह जगह कालचक्र का ही हिस्सा है और कालचक्र ने सुबह होने तक सिमट जाना है, तब इस टापू का भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये बात तुम्हें किसने बताई? पोते बाबा ने। ओह, लेकिन अब हमारा क्या होगा? मोना चौधरी बोली। मेरे ख्याल में हम गहरे समुद्र में हैं। इस बारे में तो पोते बाबा या पेशीराम ही बताएंगे। उसी पल सब जोरों से लड़खड़ाए। टापू की जमीन टेढ़ी हुई थी। अगले ही पल जमीन सामान्य हालत में आ गई। सबने खुद को संभाला। छोरे, बोल बाप, तम म्हारी बाहों को थामो लो। म्हारे को डर लागे कि तम कहीं लुढ़क कर समंदरों में ना जा गिरो। बाप, समुद्र यहाँ से दूर होइला। सतर्क रहियो छोरे, वक्त का कोई भरोसा नहीं। बांकेलाल राठौर ने कहा। म्हारा प्लानो फेल हो गयो हो। कैसा प्लान बाप? हम सोच के रखो कि बंधनों से आज़ादो होते ही हम कमला रानी और मखानी को बढ़ दयो, पर वो पहले ही बढ़े गयो हो। तेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगा बाप। म्हारे को किसी को बढ़ने का मौको न मिलो हो। हम जथूरों को बढ़ो हो। पता नहीं बाप, अब क्या होने को लिखा है किस्मत में। तभी टापू की जमीन जोरों से हिली। छोरे, बहुत मजो आयो हो। झूला मिल लो हो म्हारे को, कभी इधरो कभी उधरो। बाप, झूले का रस्सा टूटेला तो सीधा समुंदरों में गिरेला। तम म्हारी बाह पकड़ो रहो। तेरे को डर लगेला? म्हारे को थारी चिंता होवे कि तम लुढ़क न जायो। तभी मोमो जिन्न वहां आ पहुंचा। सबने पहली बार मोमो जिन्न को देखा था। कौन हो तुम? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मोमो जिन्न? ओह, तो तुमने हमें बचाया, महाजन बोला। ऐसा ही समझ लो। तुम तो जथूरा के सेवक हो, मोना चौधरी बोली। फिर हमें क्यों बचाया? इसका जवाब नहीं दे सकता। छोरे, बांकेलाल राठौर मोमो जिन्न को देखता कह उठा, यो मर्द जिन्न होवे या महिला जिन्न होवे? क्यों बाप, नाकों में नथ डाले हो ये चूड़ियां तुम्हारे को नजर ना आयो। ऊपर मर्द होएला, नीचे औरत होइला बाप। यो तो बहुत गंभीरो बातों होवे की। तभी मोमो जिन्न ने बांकेलाल राठौर को गर्दन से पकड़ लिया। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? हम थारा मजाक न उड़ावे, हम तो आपसों में बातों करे हो। क्यों छोरा? बातें तो तुम करेला अपन के साथ। हाँ बोल छोरे। छोरा चुप। मोमो जिन्न ने बांकेलाल राठौर की गर्दन छोड़ते हुए कहा, अब की बार सीधे रहना। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले। समझ गए हो हम, तम गंभीरो जिन्न होवे। बांकेलाल राठौर सकपकाकर बोला। तभी टापू की जमीन जोरों से कांपी और एक तरफ टेढ़ी हुई। सब लड़खड़ाकर रह गए। जमीन पुनः सीधी होने लगी। मेरे को भूख लगी है, मोमो जिन्न सपन चड्डा से बोला। तेरे को खाने की पड़ी है? इधर तो जान पर बनी पड़ी है, सपन चड्डा गुस्से से बोला। मैं तो पूर्व जन्म में जा रहा हूँ, मोमो जिन्न ने कहा। पूर्व जन्म में? पारसनाथ कह उठा। कैसे जा सकते हो तुम पूर्व जन्म में? ये टापू काल चक्र का हिस्सा है। काल चक्र अब सिमटना शुरू हो चुका है। दिन निकलने तक टापू पानी में जा चुका होगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा, मोमो जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु काल चक्र से निकलकर पूर्व जन्म में जाने के लिए एक रास्ता बन चुका है। जो जान बचाना चाहता है उसे पूर्व जन्म में जाना होगा। जरूरी है ऐसा? कोई जरूरी नहीं। जो जान बचाने के लिए पूर्व जन्म में नहीं जाना चाहता मत जाए, मोमो जिन्न ने कहा। यहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। अवश्य मरेगा, मोमो जिन्न ने कहा। और सपन चड्डा लक्ष्मण दास से बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ? पूर्व जन्म में प्रवेश करना होगा हमें। हमारा जाना जरूरी है क्या? लक्ष्मण दास के होठों से निकला। जान बचाना चाहते हो? हाँ हाँ, तो मेरे साथ चलो, वरना सुबह तक समुद्र में डूबकर मर जाओगे। वहां पूर्व जन्म में हम क्या करेंगे? हम ऐसी जमीन पर पहुंचेंगे जहां जथूरा का राज्य है, परंतु हम चुपके से सोबरा की जमीन की तरफ चले जाएंगे। सोबरा के पास पहुंचकर ही मेरी जान बच सकती है।
वहां पर तुम्हारी जान तो बच जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? सपन चड्ढा बोला। सोबरा से कहकर मैं तुम दोनों को तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगा। सोबरा हमें हमारी दुनिया में भेजने के लिए तैयार ना हुआ तो वो खुशी से तैयार होगा, क्योंकि उसे सेवा के लिए एक जिन्न मुफ्त में मिल रहा है, मतलब कि मैं। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। हमारा क्या होगा? मोना चौधरी बोली। चाहो तो मेरे साथ पूर्व जन्म में चल सकते हो, मोमो जिन्न ने कहा। सबको सोबरा के पास ले जाऊंगा। अगर हम पूर्व जन्म में न जाना चाहें तो मत जाओ। सुबह तक ये टापू समुद्र में चला जाएगा। यहाँ से किनारा बहुत दूर है, तैरकर नहीं पहुंचा जा सकता। तुम सब मर जाओगे, मोमो जिन्न ने सरल स्वर में कहा। हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम अपनी दुनिया में पहुंच सकें। मैं सिर्फ एक ही रास्ते के बारे में जानता हूँ, जो कि पूर्व जन्म में जाता है, मोमो जिन्न ने गर्दन हिलाकर कहा। बातों में मेरा वक्त खराब मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। लक्ष्मण सपन ने एक दूसरे को देखा। क्या कहता है सपन, तू बता। जान बचानी है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। बाकी सब भी तो हैं जो। दूसरों की बात छोड़, अपनी चिंता कर। ये हरामी जिन्न कहीं हमें नई मुसीबत में तो नहीं डालने जा रहा? क्या पता, हमारी हालत तो कटी पतंग की तरह हो रही है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। मैं तुम दोनों का दोस्त हूं, मोमो जिन्न बोला। तुम जानते ही हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। हम कहाँ जानते हैं, लक्ष्मण दास बोला। ये बात तो तू ही कहता रहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सच में झूठ नहीं बोलता। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मेरे साथ चलो, जान बचा दूंगा तुम्हारी। कोई और रास्ता तो है नहीं, तेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। तू ठीक कहता है लक्ष्मण दास। मोमो जिन्न ने बाकी सबको देखा और कह उठा। अगर तुम लोग जान बचाना चाहते हो तो पूर्व जन्म में जाने के लिए मेरे साथ चल सकते हो। क्या तुम हमें थोड़ा सा वक्त सोचने को दोगे? नगीना कह उठी। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। पूर्व जन्म में जाने का रास्ता बंद हो गया तो तुम सब मरोगे। मैं तो गायब होकर अपनी जान बचा लूंगा, परंतु तुम लोग न बच सकोगे। वो सब एक तरफ हट गए कि आपस में बात कर सकें। तभी लक्ष्मण दास कह उठा। तुम इन्हें पूर्व जन्म में ले जाना चाहते हो। जथुरा को पता चल गया तो वो तेरे से बहुत नाराज होगा। जथुरा का आदेश यही है कि सबको पूर्व जन्म में ले आऊं, मोमो जिन्न आहिस्ता से कह उठा। जथुरा ने ऐसा कहा? सपन चड्ढा कह उठा। हाँ, उसके सेवकों ने मेरे से ऐसा ही कहा। पहले तो जथुरा नहीं चाहता था कि ये लोग पूर्व जन्म में प्रवेश करें। ये तो जथुरा ही जाने कि वो क्या करना चाहता है, परंतु ये बात तो पक्की है कि जथुरा महान है। सोबरा की शरण में जाना चाहते हो और वाह वाह जथुरा की कर रहे हो। सोबरा के पास जाना मजबूरी है, वरना मैं जथुरा को छोड़ने के बारे में कभी सोचता भी नहीं, मोमो जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे में इंसानी इच्छाएं न जागती तो मुझे जथुरा से कोई समस्या नहीं थी। अब ये बात जल्दी ही जथुरा के सेवकों को पता चल जाएगी कि मुझ में इंसानी इच्छाएं जाग गई हैं। कायदे के अनुसार वो मुझे मार देंगे। ये बुरी बात है। यार, मुझे भूख लग। चुप कर, सपन चड्ढा ने कोड़कर कहा। हम इंसानों से ज्यादा भूख तुझे कैसे लग सकती है? लगती है, कसम से। जिन्न जाति को बदनाम मत कर, जो 2 रोटी खाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जिन्न बन, छाती तान के रहे। कितना दुख होता है मुझे कि ना तो मैं जिन्न रहा ना ही इंसान, लेकिन सोबरा सब ठीक कर देगा। एक बार उसके पास पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुझ में से इंसानी इच्छाएं निकाल देगा, मैं फिर से जिन्न बन जाऊंगा। हम पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, महाजन बोला, लेकिन अब लगता है कि हमें पूर्व जन्म में जाना ही पड़ेगा। जथुरा जितनी चेष्टा कर रहा था कि हम पूर्व जन्म में न जाएं, अब उतना ही आसान हो गया है पूर्व जन्म में जाना, देवराज चौहान ने कहा। हैरत की बात तो ये महसूस होती है कि पूर्व जन्म में हमारे प्रवेश करने को लेकर जथुरा के 2 खास लोग ही हमारी सहायता करने लगते हैं। कौन 2 लोग? मोना चौधरी बोली। पोते बाबा और मोमो जिन्न, देवराज चौहान ने कहा। जबकि पोते बाबा का कहना है कि वो जथुरा का सबसे खास सेवक है और हमें पूर्व जन्म में प्रवेश करने से रोकने के लिए वो आया है, परंतु वो तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्व जन्म में प्रवेश कराने के लिए हमारी सहायता कर रहा है। यही हाल मोमो जिन्न का है। मोमो जिन्न ने लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा पर काबू पाकर उनसे मुझे और मोना चौधरी को लड़वाने का काम लिया। ये तो अच्छा रहा कि हम संभल गए, झगड़ा होते होते रह गया,
परंतु उसके बाद मोमो जिन्न ने ऐसी कोई चेष्टा नहीं की हमें लड़वाने की। उसमें इंसानी इच्छाएं जो जाग गई हैं। नगीना बोली। ये तो वो कहता है, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन हमें क्या पता कि असल बात क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो? मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। पहले तो ये बात स्पष्ट थी कि जथुरा के दो सेवक मोहम्मद जिन्न और पोते बाबा हमें पूर्व जन्मों में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं, परंतु अब ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये दोनों हमें पूर्व जन्म में ले जाने को व्याकुल हो रहे हैं। यो बातों ना होवे तो कमला रानी और मखानी के मरते ही पूर्व जन्म में जानो का रास्ता खुल गयो। मोहम्मद जिन्न लक्ष्मणों सपनों को लेके उधरो जाने को तैयारो हो वो, और वो म्हारे को शराफत के नातों बोल लो हो कि चलनो हो तो चल लो, नहीं तो इधरो ही मरो। वो म्हारे पे तोप न तानो हो कि म्हारा अपहरण करो के म्हारे को ले जायो हो। तू परफेक्ट बोला बाप, बाकेलाल राठौर कहता जा रहा था। और थारे को पोतो बाबा कब कहो हो कि तुम पूर्व जन्मों में चलो हो, वो हमारी सहायता कर रहा है। हम बोलो कि थारे को कब बोलो हो कि हम सब पूर्व जन्मों में चलो हो। बाके वो हमें रोकने की कोशिश भी तो नहीं कर रहा, वो हमसे नरमी से। वो बहुत बड़ो हरामी होवे जो नरमी से बोलो हो, मौका मिल लो तो हमारी गर्दनों तोड़ो हो। मेरे ख्याल में तो पोते बाबा हमारे हक में बात कर रहा है, देवराज चौहान बोला। वक्त बता दयो कि कौनो ठीक होवे। सवाल ये होता है कि अब हम क्या करें, महाजन ने कहा। हमारे पास इस वक्त बचने का कोई रास्ता नहीं है, पारसनाथ ने कहा। काल चक्र का टापू समुद्र में जाना शुरू हो चुका है। दिन का उजाला फैलने तक ये पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा। यहाँ से किनारा दूर है, शायद हम बच न सकें। सबके चेहरों पर गंभीरता थी। हमें फैसला जल्दी लेना चाहिए, मोना चौधरी बोली। मोहम्मद जिन्न हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। अभी तो अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद जिन्न का सहारा है। वो चला गया तो उस स्थिति में हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। वे एक दूसरे को देखने लगे। जाना है तो नखरे क्यों लगाईला बाप, रुस्तम राव सबको देखकर कह उठा। हम भी यही सोचो हो छोरे, जो जाना चाहता है वो सिर हिलाए। सबने सिर हिलाया, देवराज चौहान और नगीना को छोड़कर। नगीना की उलझन भरी निगाह देवराज चौहान पर थी। क्या तुम पूर्व जन्म में नहीं जाना चाहते? मोना चौधरी ने देवराज चौहान से पूछा। मैं उलझन में हूँ, तय नहीं कर पा रहा, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। और तुम नगीना? जो इनका जवाब होगा वो ही मेरा जवाब होगा, नगीना ने शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर जा ठहरी। सब देवराज चौहान को ही देख रहे थे। क्या फैसला किया तुम लोगों ने? कुछ दूर खड़े मोहम्मद जिन्न ने कहा। मुझे जल्दी है। कुछ ठहरो भैया, नगीना कह उठी। इसी पल देवराज चौहान के कानों में पोते बाबा की फुसफुसाहट पड़ी। देवा तुम? देवराज चौहान के होंठों से निकला। मैं चाहूं तो पूर्व जन्म में जाने के लिए अभी तेरा मन बना दूं। तू आखिर चाहता क्या है पोते बाबा? देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। पहले तू हमें पूर्व जन्म के सफर पर जाने से रोकना चाहता था, अब तू चाहता है कि हम पूर्व जन्म में जाएं। तेरी असलियत क्या है? सबकी नजरें पूरी तरह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। क्या करेगा तू मेरी असलियत जानकर? पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। तू बता। मैं अपने बारे में तुझे बता चुका। तू जथुरा का सेवक है तो उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? जथुरा तो नहीं चाहता कि हम पूर्व जन्म में जाएं। तेरे को चाहिए कि तू हमें रोके, ना कि हमें पूर्व जन्म में धकेले। तेरे इरादे क्या हैं? मैं चाहता हूं कि तू पूर्व जन्म में जाए। पोते बाबा की आवाज में गंभीरता थी। मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा, तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। काल चक्र का भ्रम से भरा ये टापू सुबह तक पानी में डूब जाएगा। उसके बाद जो यहाँ रहेगा उसकी मौत हो जाएगी। मेरी मौत की तू क्यों चिंता करता है? देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा। पूर्व जन्म में जाने का तेरा मन मैं अभी बना देता हूँ। वो कैसे? जग्गू और गुलचंद को भूल गया? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? जग्गू और गुलचंद काल चक्र में फंसे पड़े हैं। अब वो बाहर नहीं निकल सकते। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्हें भी हर हाल में पूर्व जन्म में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तुम जग्गू और गुलचंद को पूर्व जन्म के भयानक खतरों में अकेला छोड़ देना चाहते हो? अगर वो वहां के हादसे में फंसकर जान गंवा बैठे तो जिंदगी जी पाओगे? देवराज चौहान के होंठ भिज गए। जाता हूं मैं, सोच ले,
फैसला कर ले। हो सकता है जग्गू या गुलचंद को पूर्व जन्म के चक्करों में फंसे तेरी सख्त जरूरत पड़े। उसके बाद पोते बाबा की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान के कानों में कुछ खामोशी रही। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता के भाव देखकर नगीना कह उठी, क्या हुआ आपको? मैं, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, पूर्व जन्म में जाऊंगा। मैं हर जगह आपके साथ हूं। आपका ये फैसला है तो मेरा भी यही कहना है, नगीना बोली। फैसला हो गयो, बाकीलाल राठौर बोला। छोरो, हम वहां पे जथुरा की गर्दन को बढ़ दयो। चलो मोमो जिन्न के पास चलें, मोना चौधरी बोली। फिर सब मोमो जिन्न के पास जा पहुंचे। चल बाप, रुस्तम राव मोमो जिन्न से कह उठा, पूर्व जन्म का रास्ता किधर होएला? मैं किसी का बाप नहीं हूं, मोमो जिन्न ने नाराजगी से कहा। जिन्न किसी का बाप हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें सारी बात क्यों बताऊं? अपने काम से मतलब रखो। छोरे चुप्पो रहो। मोमो जिन्नों का मूड उखड़ गयो तो गड़बड़ो होवे। आओ मेरे पीछे, मोमो जिन्न ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। सब उसके पीछे चल पड़े। टापू पर अब कुछ मसाले ही जलती नजर आ रही थी। शांति छा चुकी थी टापू पर। अब कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रह रहकर टापू की जमीन इधर उधर डोल रही थी। उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थी। ये टापू वाले लोग कहाँ चले गए? पारसनाथ ने पूछा। कोई नजर नहीं आ रहा। पूर्व जन्म में प्रवेश करने के रास्ते पर जा चुके हैं, मोमो जिन्न कह उठा। सब? हाँ सब। उन्हें भी तो जान प्यारी है। जो पूर्व जन्म में पहुंच जाएगा उसे काल चक्र की कैद से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु इस जमीन के नीचे तो समुद्र है, नगीना बोली। हमारा सफर कैसे होगा? देखते रहो, सब पता चल जाएगा। यो जिन्न बहुत चालू लागे हो हमारे को। बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा। तुम जथुरा के सेवक हो? मोना चौधरी ने चलते चलते पूछा। पक्का सेवक हूं, आगे बढ़ता मोमो जिन्न बोला। जथुरा चाहता है कि हम पूर्व जन्म में न जाएं, तो तुम हमें क्यों वहां ले जा रहे हो? मर्जी तुम लोगों की, बेशक मत चलो। मेरा सवाल ये नहीं था मोमो जिन्न। मैं तुम्हारे सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि तभी उनके कानों में एक युवती की तेज आवाज पड़ी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। इन आवाजों को सुनकर वो सब ठिठके। उसी पल युवक और युवती पास आकर ठिठके और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। सबकी निगाह उन दोनों पर जा टिकी थी। सांवले रंग की 19-20 बरस की वो युवती थी। कमीज सलवार पहन रखा था। तीखे नैन नक्श और आंखें कुछ बड़ी थी। बालों की चुटिया बना रखी थी। उसका छोटा सा सीना उठ बैठ करता लग रहा था। युवक उसका हम उम्र ही था। वो कमीज और पायजामे में था। कद उसका अवश्य लंबा था। तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? युवती एकाएक अधिकार भरे स्वर में कह उठी। मोमो जिन्न के चेहरे पर नापसंदगी के भाव उभरे। मेरे से इस तरह से सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? मोमो जिन्न ने तीखे स्वर में कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कमला रानी हूं, युवती कह उठी। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा घबराकर मोमो जिन्न के पीछे हो गए। और मैं मखानी हूं मोमो जिन्न, समझा तो तुम लोगों ने दूसरे शरीरों में प्रवेश पा लिया, मोमो जिन्न हौले से सिर हिलाकर कह उठा। हमें तो दूसरा शरीर मिलना ही था, मखानी बोला। तुम इन सबको लेकर कहाँ जा रहे हो? काल चक्र की ये जमीन समुद्र में वापस धंसने जा रही है। मैं पूर्व जन्म में प्रवेश करने इन्हें लेकर? तो क्या हो गया? भूल गया कि जथुरा नहीं चाहता कि इन लोगों का पूर्व जन्म के हिस्से में प्रवेश हो? मैं तुम लोगों को जवाबदेही के लिए मजबूर नहीं हूं। सुना मखानी, मोमो जिन्न पागल हो गया है। कमला रानी ने लक्ष्मण दास और सपन चड्डा को देखा। वो दोनों अभी तक मोमो जिन्न के पीछे थे। तुम दोनों? कमला रानी क्रोध से कह उठी। तुम दोनों ने हमें मारा, हमारा काम बिगाड़ दिया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मखानी गुर्राया। मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास हड़बड़ाकर बोला। देख तो ये क्या कह रहे हैं। चिंता मत करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मोमो जिन्न कह उठा। तू गद्दार है मोमो जिन्न, जथुरा तुझे सजा देगा। मेरे पास वक्त नहीं है तुम लोगों से बात करने का। फिर मोमो जिन्न ने सबसे कहा, चलो। वो सब पुनः चल पड़े। कमला रानी और मखानी वहीं खड़े रह गए। ये क्या हो रहा है कमला रानी? जथुरा से मोमो जिन्न को सख्त सजा? कमला रानी, तभी भौरी की फुसफुसाहट कमला रानी के कानों में पड़ी। ओह भौरी, कह
कमला रानी के होठों से निकला। इस वक्त अपनी जान बचाओ, तुम दोनों भी उन सबके साथ पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाओ। लेकिन मोमो जिन्न उन सबको क्यों? ये वक्त बातों का नहीं है। पूर्व जन्म में जाने का रास्ता जल्दी ही बंद होने वाला है। ओह, कमला रानी ने मखानी को देखा। चल मखानी, कहाँ? हमें उनके साथ पूर्व जन्म में जाना है। भौरी ने कहा है ऐसा, लेकिन मुझे तो सौहरी ने ऐसा कुछ नहीं। कमला रानी जैसा कहती है मखानी वैसा ही कर। सौहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। ठीक है, मखानी बोला। फिर कमला रानी से कहा, चल। मखानी और कमला रानी आगे जा रहे उन सबके पीछे चल पड़े। इधर अंधेरा था, परंतु उन सबको देखने में इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कमला रानी, मखानी प्यार से कह उठा, बोल, अब तो तू जवान हो गई है, 19-20 की कड़क, तो एक चुम्मा दे दे। बाकी सब काम के लिए तो अभी वक्त नहीं। तेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर जाता है। कमला रानी ने झल्लाकर कहा, दे देना। नहीं दूंगी, कमला रानी ने जिद भरे स्वर में कहा। एक छोटा सा? नहीं, कमला रानी ने पुनः इनकार में सिर हिलाया। मखानी ने चलते चलते झपट्टा मारा और कमला रानी को बाहों में कैद करके चुम्मा ले लिया। बंदा बन जा मखानी, कमला रानी झल्लाकर बोली। क्या करूं, तू देती नहीं तो फिर जबरदस्ती ही सही। अपना ध्यान मोमो जिन्न पर लगा। वो गड़बड़ करने लगा है, उसके इशारे पर ही हमें मारा गया। आखिर जा तो वो भी पूर्व जन्म में ही रहा है, वहां जथुरा उसे छोड़ने वाला नहीं, मखानी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी किस्मत में चैन से बैठना नहीं है, कमला रानी बोली। मुसीबत पर मुसीबत हमारे सामने आ रही है। अंधेरे में आगे बढ़ता मोमो जिन्न ठिठका। पीछे से आते सब उसके करीब पहुंचकर रुक गए। सामने ही 10 फुट ऊंची कोहरे से भरी दीवार जैसी कोई चीज थी। ये सामने क्या है? मोना चौधरी कह उठी। हम आ पहुंचे हैं वहां जहां से पूर्व जन्म को रास्ता जाता है, मोमो जिन्न ने कहा। लेकिन सामने तो रास्ता बंद लग रहा है, पारसनाथ ने कहा। अगले ही पल मोमो जिन्न ने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और कुछ बड़बड़ाया। उसी पल मोमो जिन्न की तर्जनी उंगली से तीव्र पीली लाइट की लकीर निकलकर वहां की जगह को रोशन करने लगी। मोमो जिन्न ने हाथ नीचे किया तो रोशनी कोहरे की दीवार पर पड़ी। सब मेरे पीछे चले आओ, कहकर मोमो जिन्न कोहरे की दीवार में प्रवेश करता चला गया। सब एक एक करके उसके पीछे कोहरे की दीवार में प्रवेश करते चले गए। फिर उन्होंने खुद को कोहरे की दीवार में बने एक ऐसे कमरे जैसी जगह में पाया जहां से सिर उठाने पर ऊपर आसमान तारों भरा नजर आ रहा था। उसी पल टापू की जमीन जोरों से डोली। वो सब लड़खड़ाए, टेढ़े से हो गए। फिर धीरे धीरे जमीन सीधी होने लगी। मोमो जिन्न ने रोशनी वाली उंगली जमीन पर बने 5 फीट के गोल गड्ढे में डाली। वो गड्ढा किसी सुरंग जैसा लग रहा था। मोमो जिन्न सबसे कह उठा, ये सुरंग जैसा रास्ता देखा आप सबने? हम सबको इसके भीतर जाना है। लेकिन इसका फर्श तो चिकना है, महाजन ने कहा। हम कैसे जाएंगे? ये कांच की सुरंग है, मोमो जिन्न ने कहा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके भीतर प्रवेश कर जाना है। इसकी फिसलन ही इतनी है कि बैठने वाले को मंजिल तक ले जाएगी। मंजिलों से थारा का मतलब वो होवे मोमो जिन्न? मतलब सबको मंजिल पर पहुंच के ही समझ में आएगा। क्या ये सुरंग पूर्व जन्म में जाकर खुलती है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, अब और कुछ मत पूछो, मोमो जिन्न ने रोशनी सुरंग में मारते हुए कहा। चलो, सब एक एक करके इसके भीतर प्रवेश कर जाओ। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। ये रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। सबसे पहले देवराज चौहान आगे बढ़ा और उस सुरंग जैसे रास्ते में बैठकर प्रवेश कर गया। 2 पल ही हुए होंगे उसे भीतर बैठे कि एकाएक उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति तेजी से उसे खींचती हुई सुरंग के भीतरी रास्ते पर लेती चली गई है। वहां घुप अंधेरा था। वहां नजर आता देवराज चौहान अब गायब हो चुका था। महाराज देवराज चौहानो तो गयो, आपुन भी खिसकेला बाप, कहकर रुस्तम राव आगे बढ़ा और सुरंग में जा बैठा। वो भी देवराज चौहान की तरह पलों में गायब हो गया। फिर महाजन, पारसनाथ, बांके और मोना चौधरी भी एक एक करके उस रास्ते में चले गए। मोमो जिन्न ने लक्ष्मण दास और सपन चड्डा को देखा। दोनों सहमे से खड़े मोमो जिन्न को देख रहे थे। वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मोमो जिन्न उन्हें देखकर बोला। हमें कुछ होगा तो नहीं?
सपन चड्डा ने घबराए स्वर में कहा, क्यों होगा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मोमो जिन्ना ने कहा। नहीं, सपन चड्डा के होठों से निकला। क्या? मोमो जिन्ना के माथे पर बल पड़े। तुम्हें मुझ पर? है पूरा भरोसा है। लक्ष्मण दास हड़बड़ाकर कह उठा। ये तो मजाक कर रहा था, क्यों सपन? हाँ, सपन चड्डा बोल पड़ा। तुम दोनों भी जल्दी भीतर जाओ। दोनों घबराए से आगे बढ़े और एक एक करके भीतर रास्ते में चले गए। तभी मोमो जिन्न को आहट मिली तो उसने तुरंत नजरें घुमाई। कोहरे की दीवार से मखानी और कमला रानी ने वहां भीतर प्रवेश किया। तुम दोनों? मोमो जिन्न की आंखें सिकुड़ी। हमने भी पूर्व जन्म में जाना है, मखानी ने कहा। तो कोई दूसरा रास्ता चुनो, मोमो जिन्न ने मुंह बनाकर कहा। इस तरफ ज्यादा जगह नहीं है, तो हम क्या करें? कमला रानी ने तीखे स्वर में कहा। यह रास्ता सिर्फ खास लोगों के लिए। हम भी खास हैं, मखानी ने कहा। मुझे सोहरी ने तुम्हारे साथ जाने को कहा है, मुझे भौरी ने। ठीक है, मोमो जिन्न ने सिर हिलाया। चलो भीतर। मखानी सुरंग के मुहाने पर जा बैठा। जरा सा भीतर सरका, अगले ही पल तेजी से सरकते हुए वो गायब हो गया। तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है मोमो जिन्न, कमला रानी आगे बढ़ती कठोर स्वर में बोली। तुम जथुरा के खिलाफ बाहरी लोगों का साथ दे रहे हो। पूर्व जन्म में पहुंचते ही तुम्हारी खैर नहीं। जथुरा तुम्हें। फालतू मत बोलो, मोमो जिन्न का स्वर सख्त हो गया। जल्दी करो। गुस्से से भरी कमला रानी आगे बढ़ी और उस रास्ते पर जा बैठी। थोड़ा सा भीतर सरकी, फिर भीतर सरकती गुम होती चली गई। उसी पल जोरों से जमीन कांपी और टेढ़ी होती चली गई। मोमो जिन्न जोरों से लड़खड़ाया। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा जाना रह न जाए, वो बड़बड़ा उठा। फिर मोमो जिन्न तेजी से आगे बढ़ा और उस रास्ते पर जा बैठा। थोड़ा आगे सरका और कह उठा, जथुरा महान है, उससे महान कोई और नहीं। इसके साथ ही वह सरकता चला गया भीतर की तरफ। तर्जनी उंगली से तीव्र रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से वो कांच की सुरंग तीव्रता से चमक रही थी। घुप्पा अंधेरा था वहां, हाथ को हाथ न सुझाई दे रहा था। एक एक करके वे सब एक अंधेरे से भरी जगह पर आ पहुंचे थे। 10 मिनट हर एक को लगे थे वहां तक पहुंचने में। सफर आरामदेह रहा था, परंतु परेशानी तो अब थी कि अंधेरे की वजह से वो कुछ भी देख समझ ना पा रहे थे कि इस वक्त वे सब किस स्थिति में है। ये जगह भी कमरे जैसी खुली जगह थी। पानी के टकराने की आवाजें, समुद्र के पानी की नमी भरी हवा उनकी सांसों से टकरा रही थी। मारे को तो लागो हो कि मोमो जिन्नो खिसक लय हो, मारे को इधर भेजो के वो कहीं नहीं जाएगा। यो तो कमला रानी की आवाज होवे हो। तम भी इधरो आ मरो हो। मैं भी हूं, मखानी कह उठा। सभी बीमारी इधर आ मरेला है बाप। छोरे, इब तो भूचाल आयो हो। कमलो रानो और मखानों को तो हम अब भी बढ़ गए हो। कोई कुछ नहीं करेगा, देवराज चौहान का गंभीर स्वर उन्हें सुनाई दिया। एक बार करे तो तभी दूसरा बार करे। तम हमारे हाथ बांध दे हो, वरनो हम तो इब्बी। तभी दूर कहीं रोशनी चमकी। सबकी निगाह उधर उठी। वो कुछ समझ नहीं पाए कि रोशनी का गोला भीतर आ लुढ़का। वो मोमो जिन्न था। उसकी तर्जनी उंगली से तीव्र रोशनी निकल रही थी। वहां भरपूर प्रकाश हो गया। अब सब कुछ नजर आने लगा। उस रोशनी में सबके चेहरे चमकते से महसूस हो रहे थे। उन्होंने खुद को एक मिट्टी के कमरे में मौजूद पाया। एक तरफ खोह जैसा रास्ता, जिसके बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, परंतु उस खोह में कांच का बड़ा हिस्सा फंसा हुआ था। वो हिस्सा ऊपर नीचे की ओर खुला था और बीच में भीतर जाने का रास्ता बना हुआ था। मारे को तो यो किसी राक्षस का खुला मुंह लागे हो। मोहम्मद जिन्न वहां पहुंचते ही तुरंत उठा और रोशनी उस खुले मुंह पर डालते कह उठा, सब एक एक करके भीतर प्रवेश कर जाओ। ये क्या होइला बाप? पूर्व जन्म में प्रवेश करने का ये वाहन है, मोमो जिन्न ने कहा। हमने अब इसी में सफर करना है। भीतर कहीं भी रोशनी नहीं है, महाजन ने कहा। आखिर यह है क्या चीज? रोशनी भी हो जाएगी, सब जल्दी से भीतर जाओ, हमारे पास वक्त कम रह गया है। मोमो जिन्न की आवाज सुनाई दी। फिर सब एक एक करके उस खुले मुंह के भीतर प्रवेश करने लगे। जब सब चले गए तो मोमो जिन्न ने तर्जनी उंगली से रोशनी उस तरफ भीतर की जहां वे सब गए थे। भीतर का नजारा रोशन हो उठा। वे सब भीतर भीड़ की तरह खड़े थे। रोशनी के भीतर आते ही उन्हें साफ स्पष्ट दिखा। उन्होंने खुद को
कांच की पनडुब्बी जैसी चीज में पाया, जिसके बाहर समुद्र का पानी मचलता दिखाई दे रहा था। पानी में छोटी बड़ी मछलियां भी दिखीं। अंधेरे की वजह से वे समुद्र के पानी को ज्यादा दूर तक न देख पा रहे थे। पीछे लंबी बेंच जैसी जगह बनी हुई थी। वे सब उस पर बैठते चले गए। फर्श का हिस्सा भी कांच का था, जैसे वो नीचे पानी की सतह पर खड़े हों। नीचे भी दौड़ती मछलियां नजर आ रही थी। ठीक बीचों बीच नीचे की तरफ बड़े से बक्से जैसी चीज सटी थी। मोमोजिन ने भीतर आकर बोला, कैसी जगह लगी ये? चेहरे पर मुस्कान थी। ये क्या है? देवराज चौहान बोला, ये कांच की आकृति जथुरा की पनडुब्बी है। मोमोजिन ने बोला, कांच की पनडुब्बी? महाजन ने अजीब से स्वर में कहा, चिंता मत करो, लोहे से भी मजबूत है, हम लोग आसानी से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मोमोजिन ने कहा, इसका इंजन कहाँ है? मोना चौधरी ने पूछा। नीचे जो बक्सा लगा देख रहे हो, वो ही इंजन है। इसे चलाने वाला उस बक्से में बैठा है क्या? नहीं नहीं, मोमोजिन ने गर्दन हिलाकर बोला, तुम लोग गलत मत समझो, वो सिर्फ इंजन है। पनडुब्बी में चालक नहीं होता, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है और रिमोट द्वारा इसे जथुरा के सेवक कंट्रोल करते हैं। जथुरा के सेवक? वो कहाँ हैं? पूर्व जन्म की दुनिया में, जहां हम जा रहे हैं। वो क्या? लक्ष्मण दास कह उठा। सबकी निगाह उस तरफ उठी। जिस रास्ते से वे भीतर आए थे वो रास्ता बंद हो रहा था। नीचे और ऊपर का हिस्सा आपस में मिल रहा था। कांच की पनडुब्बी का वो पूंछ वाला हिस्सा था जो देखते ही देखते बंद हो गया था। तभी देवराज चौहान बोला, वो हमें देख रहे हैं? कैसे जाना देवा? मोमोजिन ने उसे देखा। उस रास्ते का बंद होना वो तभी बंद हो सकता है जब जथुरा के सेवकों को यकीन हो जाए कि हम भीतर आ चुके हैं। वो हमें देख ही नहीं रहे, सुन भी रहे हैं। मोमोजिन ने मुस्कुराकर बोला। फिर सपन चड्डा लक्ष्मण दास से कहा, बोलो, जथुरा महान है। दोनों बेहद शराफत से बोले। मखानी और कमला रानी ने खा जाने वाली निगाहों से लक्ष्मण दास और सपन चड्डा को देखा। दोनों ने हड़बड़ाकर मुंह फेर लिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, कमला रानी कड़वे स्वर में कह उठी। तुमने हमें मारा, हमारा काम बिगाड़ा। मोमोजिन लक्ष्मण दास घबराकर बोला, ये इनकी फिक्र मत करो। मोमोजिन ने मुंह बनाकर कहा, मैं इनसे नहीं डरता, लेकिन हम तो डरते हैं। सपन चड्डा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। तुम भी मत डरो, जब तक मैं हूं पास में तब तक ये दोनों तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम हमारे पास ही रहना। सपन चड्डा घबराया हुआ था। फिक्र क्यों करते हो, तुम तो हमारे यार हो। हाँ, हम तो तुम्हारे यार हैं। दोनों शराफत से सिर हिलाने लगे। इस मोमोजिन की भी खैर नहीं। एक बार हम जथुरा की जमीन पर पहुंच जाएं, फिर मुंह बंद रखो। मोमोजिन ने तीखे स्वर में बोला, वरना तुम दोनों पछताओगे अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। चुप रहे मखानी, कमला रानी ने कहा। मोमोजिन को तो बाद में सीधा करेंगे। तभी कांच की पनडुब्बी में कंपन सा हुआ। सब संभल गए। नजरें पानी की तरफ उड़ गईं। वो पनडुब्बी धीरे धीरे पानी में सरकने लगी। मार दयो जथुरो ने तो, बांकेलाल राठौर कह उठा। जथुरो, क्या बढ़िया चीजों पेश करो हो। दिन के उजाले में पनडुब्बी के बाहर समुद्र के भीतरी हिस्से के और भी शानदार दृश्य नजर आएंगे। मोमोजिन ने बोला, तुम पहले भी ऐसी पनडुब्बी में सफर कर चुके हो? मोना चौधरी ने पूछा। कई बार। मेरा तो तुम लोगों की दुनिया में आना जाना लगा ही रहता है। मोमोजिन ने कहा। तो क्या जथुरा के पूर्व जन्म को समुद्र से ही रास्ता जाता है? नगीना ने पूछा। हर तरफ का रास्ता है जथुरा के पास। मैंने हर तरफ का रास्ता तय किया हुआ है। कितनी देर का रास्ता है? कितना वक्त लगेगा हमें? रात पूरी, फिर दिन आएगा, तो आधे दिन के बाद हम पूर्व जन्म की जथुरा की धरती पर पहुंच जाएंगे। लंबा रास्ता है। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? पारसनाथ बोला। जिन्न को कभी भी थकावट नहीं होती, मोमोजिन ने कहा। खड़े रहो, म्हारे को चौकीदारों की भी जरूरत होवे। पनडुब्बी की रफ्तार अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। सबकी नजरें पानी के बाहर लगी थी। मोमोजिन के हाथ की उंगली से निकलने वाली रोशनी ही अंधेरे में उनका सहारा बनी हुई थी। तभी वहां बेहद शांत और भारी आवाज गूंजी। मुझे खुशी है कि आप लोग हमारी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन है? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। उसने मोमोजिन को देखा। जथुरा महान है। मोमोजिन फौरन कह उठा, उससे महान कोई दूसरा नहीं।
ये जथुरा का आवाज होइला बाप। हम थारे को बड़ दयो जथुरो। बांकेलाल राठौर गुर्रा उठा। लगता है भंवर सिंह ही जथुरा से मिलने को बहुत बेताब है। उस आवाज में खुशनुमा भाव थे। स्वागत है भंवर सिंह, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, परंतु मैं जथुरा नहीं उसका सेवक हूँ। तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो? मोना चौधरी कह उठी। मैं तो आप सबकी दोस्ती चाहता हूँ, सबको अपना बनाना चाहता हूँ। वो मीठा मधुर स्वर सबने सुना। हम में से किसी का मन पूर्व जन्म का सफर करने का नहीं था, परंतु हालात ऐसे बनते चले गए कि हमें यहाँ तक आ जाना पड़ा। मिन्नो, सब बातें यहीं हो जाएंगी तो मिलने पर हम कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। क्यों ना ये सब बातें हम मिलने पर करें? मोना चौधरी होंठ भींच कर रह गई। तुम कैसे हो देवा? जथुरा के सेवक की आवाज आई। जगमोहन और सोहनलाल कहाँ हैं? वो दोनों कालचक्र में फंसे हुए हैं। दोनों सुरक्षित हैं और जल्दी ही वे कालचक्र से बाहर जथुरा की जमीन पर आ पहुंचेंगे। सारा कालचक्र सिमटता जा रहा है, सिर्फ वो हिस्सा ही वैसे का वैसा है जहां जग्गू और गुलचंद मौजूद हैं। तुम लोगों के इरादे स्पष्ट नहीं हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कैसे इरादे? तुम हमें पूर्व जन्म के सफर से रोकना चाहते थे या सफर कराना चाहते थे? तुम्हारा क्या विचार है देवा कि हम क्या चाहते हैं? इस बारे में मेरा विचार स्पष्ट नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। उस वक्त का इंतजार करो जब हमारी मुलाकात होगी, और उस वक्त में ज्यादा समय नहीं है। अब तुम लोग आराम से सफर करो, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। इसके साथ ही आवाज आनी बंद हो गई। यो सबो तो बहुत टेढ़ो बंदो लगो हो। कांच की पनडुब्बी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। रानी साहिबा यानी कि नानिया सोहनलाल का हाथ पकड़े घने जंगल में तेजी से भागी जा रही थी। 50 बरस की खूबसूरत नानिया की चुस्ती फुर्ती युवतियों जैसी थी। देखने में भी वो किसी भी तरफ से 50 की नहीं लगती थी। इसका राज सिर्फ ये था कि वो आज तक पुरुषों से दूर रही थी, अभी तक कुंवारी थी। देर तक दौड़ते रहने की वजह से नानिया का चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। पसीने की वजह से बालों की लटें माथे पर चिपक रही थी, जबकि सोहनलाल की सांस फूल रही थी। आखिरकार सोहनलाल ठिठक गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थक गए क्या? नानिया बोली। वो हल्की सांसें ले रही थी। मेरा हाथ छोड़ो। नानिया ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। तुमने तो इस तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ है जैसे कि मैं बच्चा हूँ, सोहनलाल हाँफते हुए बोला। तुम नहीं समझोगे कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो, नानिया प्यार से बोली। मैं काल चक्र से मुक्त होकर आजाद जीवन जीना चाहती हूँ, अपनी इच्छा से जीवन बिताना चाहती हूँ। काल चक्र में तो मैं सिर्फ मोहरा भर हूँ, एक तुम ही हो जो कि मुझे काल चक्र से मुक्ति दिला सकते हो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहती, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब तक तुम्हें थाम न लूं तब तक तुम मुझे दूर ही लगते हो सोहनलाल, नानिया गहरी आह भरकर बोली। तुम में कुछ है कि मैं तुम्हारी दीवानी होती जा रही हूँ, परंतु उस किताब में ये नहीं लिखा कि मेरा ऐसा हाल होगा। ये बताओ कि अभी कितनी दूर जाना है? मुझसे और नहीं दौड़ा जाता। सूर्य पश्चिम में जा चुका है, हम अंधेरा होने तक महल में पहुंच जाएंगे। जंगल खत्म होने को है। वो देखो, पेड़ों के बीच में से पहाड़ नजर आ रहे हैं। आगे पहाड़ और झरने हैं, उन्हें पार करके हम महल तक जा पहुंचेंगे। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, चलकर आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे। नानिया ने सोहनलाल का हाथ थामना चाहा, परंतु सोहनलाल अपनी बाह पीछे करता कह उठा, रहने दो, कुछ देर हाथ को भी आराम करने दो। तुम अजीब हो, नानिया तुनक कर बोली। मैं अजीब नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती। तुम परेशान लगती हो। शायद, नानिया ने चलते हुए गहरी सांस ली। तुम बहुत लंबे इंतजार के बाद मिले हो धुआं उड़ाने वाले इंसान। तुम्हारे इंतजार में मैं मरी जा रही थी, क्योंकि मैं काल चक्र से आजाद होना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मिल गए। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे काल चक्र से आजाद करा दोगे? नानिया ने पूछा। करा सका तो जरूर कराऊंगा, जरूर कराना। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी, तुम्हारा उपकार रहेगा मुझ पर। मुझे जगमोहन की चिंता हो रही है, सोहनलाल बोला। अपने सेवक की बात कर रहे हो? उसकी फिक्र मत करो, वो चिमटा जाति वालों के पास है। चिमटा जाति का सरदार कह तो रहा था
कि इस धरती पर बाहरी आदमी उन्हें कालचक्र से बाहर ले जाएगा। सरदार तुम्हारे सेवक का ध्यान रखेगा। तुमने महल में पहुंचते ही सबसे पहले चिमटा जाति के लोगों को आजाद करके वापस भेजना है। हाँ, ऐसा ही करूंगी। वो किताब भी जगमोहन को देनी है, उसे वो पढ़ना चाहता है। सोहनलाल बोला, तुम क्यों नहीं पढ़ते वो किताब? ये काम मेरा सेवक ही करता है, उसे ही करने दो। उसमें कुछ खास होगा तो वो मुझे बताएगा। कुछ ही देर में सोहनलाल और नानिया जंगल से बाहर आ गए। पूरी तरह छाया हो चुकी थी, सूर्य छिप चुका था। सामने के पहाड़ और एक तरफ से नदी जाती दिख रही थी, जो कि कुछ आगे जाकर झरने का रूप ले लेती। पानी गिरने की मध्यम सी आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। बस उस पहाड़ के उस पार मेरा महल है। सोहनलाल ने पहाड़ को देखा, फिर कह उठा, तुम पहाड़ कैसे पार करती? तब तो हम दूसरे रास्ते से आते। समझा। जंगल में मैं इसलिए भाग रही थी कि वहां थोड़ा खतरा था। घोघा जाति के लोग शाम को टोलियों में घूमने निकलते हैं। मुझे डर था कि कहीं वो न मिल जाएं। वो मुझे कभी न छोड़ते। क्या तुमने सबसे दुश्मनी ले रखी है? कुछ भी समझो, नानिया ने कहा। घोघा जाति के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी नगरी में रहने को जगह दे दूं, परंतु मैं उनकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो मेरी नगरी के नियमों पर नहीं चलते। तुमने उन्हें कहा कि उन्हें तुम्हारे नियमों पर चलना पड़ेगा? कहा, परंतु इस बात को वे इनकार करते हैं। यही वजह है कि वो मुझे अच्छा नहीं समझते। उनका बस चले तो वो मुझे जान से मार दें, परंतु ये अच्छा रहा कि उनमें से हमें कोई नहीं मिला। मिल गए, सोहनलाल के होठों से निकला। क्या? नानिया की निगाह भी सोहनलाल के साथ उस तरफ घूमी। वो 5 लोग थे। उनकी कमर पर कटोरों जैसे हथियार फंसे लटक रहे थे। लंबे, ऊंचे, सेहतमंद। उन 5 की निगाह इसी तरफ थी। ये घोघा जाति के लोग हैं? सोहनलाल ने पूछा। यही हैं। नानिया घबरा उठी। मेरे साथ ये तुम्हें भी मार देंगे। सोहनलाल के होंठ सिकुड़ गए थे। तुम्हारे पास वो है जिससे तुम्हारे सेवक ने बोगस को मारा था? नानिया हड़बड़ाकर कह उठी। नहीं, तुम रिवाल्वर की बात कर रही हो। वो तुम्हें अपने पास रख लेना चाहिए था। तभी वो 5 इसी तरफ आने लगे थे। भागो सोहनलाल, तब भी वो हमें पकड़ लेंगे। सोहनलाल ने परेशान स्वर में कहा। भागो, नानिया उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली। झरने की ओर भागो। सोहनलाल को भागना पड़ा। झरने पर हम कैसे बचेंगे? दौड़ते दौड़ते सोहनलाल ने पूछा। वहां से हम नीचे कूद जाएंगे। कितनी ऊंचाई है पानी के गिरने की? तुम देख लेना। तैरना जानते हो ना? ज्यादा नहीं। ठीक है, काम चल जाएगा। वो भी तो हमारे पीछे कूद जाएंगे। सोहनलाल ने दौड़ते हुए कहा। वो 5 घोघा जाति के लोगों को तैरना नहीं आता। वो पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। अजीब बात है। पीछे वो 5 दौड़ते आ रहे थे। कटारें हाथों में आ चुकी थी, परंतु पर्याप्त फासले पर थे वे। लगता है तुम यहाँ चैन से नहीं रहती, सोहनलाल ने कहा। काल चक्र में किसी को भी चैन से रहने को नहीं मिलता। जल्दी ही वे दोनों नदी के किनारे पर जा पहुंचे। वहां से पानी नीचे गिर रहा था। नीचे पानी के टकराने की तेज आवाज ऊपर तक कानों में पड़ रही थी। चलो कूदो सोहनलाल, नानिया पीछे देखती चीखी। लेकिन नीचे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कहाँ कूदना है। मुझे नीचे का सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो आ गए हमारे सिर पर, कूद जाओ। इसके साथ ही नानिया ने उसका हाथ पकड़ा और कूद गई। सोहनलाल कूदने को तैयार नहीं था। नानिया के साथ लगभग वो लुढ़कता चला गया। हवा में उसका नीचे गिरने का अंदाज तीव्र गति से घूमने जैसा था। इस दौरान उसे निचाई दिखाई दी तो वो कांप गया। बहुत ही नीचे था पानी। नानिया का हाथ छूट चुका था। सोहनलाल को पानी में गिरने के साथ ही अपनी मौत महसूस होने लगी। सोहनलाल को यह नहीं पता चला कि पानी में टकराने के साथ ही वो मर गया था या जिंदा रहा, परंतु पक्की बात तो ये थी कि उसके होश गुम हो गए थे। प्लीज। अंधेरा घिरना आरंभ हो चुका था। आकाश में टिमटिमाते तारे नजर आने लगे थे। बेहद मध्यम सी हवा चल रही थी, परंतु वातावरण स्पष्ट नजर आ रहा था। नानिया बेहोश सोहनलाल को कंधे पर डाले आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो एक दीवार के पास जा पहुंची, जहां छोटा सा दरवाजा था और 2 पहरेदार खड़े थे। ये उसकी नगरी का पश्चिम की तरफ का छोटा द्वार था। इस 4 दीवारी के भीतर ही उसका महल था और नगरी थी।
चार दीवारी मीलों लंबी थी, जो कि महल के एक तरफ से आरंभ होकर मीलों लंबा चक्कर काटकर महल के दूसरे हिस्से में लगी हुई थी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पहरेदार थे चार दीवारी के पास। चिमटा और घोघा जाति ने कई बार महल पर हमला करने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो पाए वे अपने इरादों में। कौन हो तुम? अंधेरे में किसी को आते पाकर पहरेदारों ने हथियार संभाल लिए। दरवाजा खोलो, मैं नानिया हूँ, वो अधिकार भरे स्वर में बोली। ओह रानी साहिबा, आप इस हाल में? पहरेदार के होठों से निकला। दूसरे पहरेदार ने उसी पल दरवाजा खोल दिया था। नानिया सोहनलाल को कंधे पर लादे झुकते हुए छोटे दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। फिर ठिठक कर हर तरफ नजरें घुमाई। सामने परंतु दूर शानदार महल बना नजर आ रहा था, जो कि रोशनियों में चमक दमक रहा था। सामने सड़क के किनारे रोशनियों का पर्याप्त प्रबंध था। यहाँ पहुंचकर नानिया को राहत महसूस हुई। वो आगे बढ़ गई। हर कोई अपने आप में व्यस्त था, ऊपर से अंधेरा। नानिया को कोई पहचान न पाया। अलबत्ता कई लोगों ने देखा अवश्य कि कोई औरत किसी को कंधे पर डाले तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। नानिया सीधे महल की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद एक मोड़ पर नीली वर्दी पहने एक ओहदेदार टकरा गया। ए रुको, वो कह उठा। तुम कौन हो और इसे कहाँ ले जा रहे हो? अपना चेहरा दिखाओ, इधर रोशनी की तरफ। नानिया ने अपना चेहरा रोशनी की तरफ घुमाया। ओह रानी साहिबा, आप इस हाल में? लाइए, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ। जरूरत नहीं, इसे मैं ले जाऊंगी। कहने के साथ ही नानिया आगे बढ़ती चली गई। 15 मिनट बाद वो महल के बड़े से फाटक पर जा पहुंची। वहां 8-10 पहरेदार खड़े थे। रोशनी थी। उन्होंने नानिया को फौरन पहचान लिया। ओह रानी साहिबा, फाटक खोलो। फाटक खुलते ही नानिया सोहनलाल को उठाए भीतर प्रवेश कर गई। महल का बाहरी हिस्सा बेहद खूबसूरत था। फूलों की क्यारियां, पेड़, फव्वारे, रंग बिरंगी रोशनियां, वहां का माहौल देखते ही बनता था। नानिया जिस रास्ते पर बढ़ रही थी वहां 3-4 घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। बहरहाल नानिया महल के भीतर कमरे में पहुंची और सोहनलाल को बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा। महल के नौकरों ने नानिया को इस तरह आते देखा तो वे हैरान हुए। बात मंत्री तक पहुंची तो वो फौरन महल में आ पहुंचा। नानिया कमरे से बाहर निकली तो बाहर 3 नौकरों को खड़े पाया। यहीं खड़े होकर पहरा दो, नानिया ने कहा। मेरी इजाजत के बिना कोई भीतर न जाए। जी। नानिया आगे बढ़ गई। एक राहदारी से गुजर रही थी तो सामने से आते मंत्री से मिलन हुआ। ओह रानी साहिबा, मंत्री कह उठा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो काफिले के साथ गई थी, परंतु आपकी वापसी अकेले में हुई। आपने किसी को कंधे पर उठा रखा था। ये सब क्या हो रहा है? वापसी पर कुछ परेशानियां आई। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि बोगस मर गया। मर गया? मंत्री के होठों से निकला। असंभव, यहां भला कोई कैसे मर सकता है? नानिया मुस्कुराई। बाहरी दुनिया से धुआं उड़ाने वाला आ गया है, जिसके बारे में मैं तुमसे कहा करती थी। यकीन नहीं होता। वो धुआं उड़ाने वाला कमरे में बेहोश पड़ा है। ओह, उसने ही बोगस को खत्म कर दिया। बोगस के लोगों के साथ मेरे सिपाहियों का झगड़ा हुआ। वो आते ही होंगे। ओह, लेकिन आप तो कहा करती थी कि वो 2 होंगे। 2 ही हैं। दूसरा इस वक्त चिमटा जाति के लोगों के पास बंधक है। वो चाहते हैं कि हम चिमटा जाति के सब सेवकों को छोड़ दें। उसके साथ मेरी दासी कोमा भी है। नानिया बोल रही थी। दूसरी दासी और कोचवान मेरे साथ ही आ रहे थे, परंतु घोघा जाति के लोगों की वजह से मैंने उन्हें अलग से आने को कह दिया। ज्यादा लोग एक साथ रहते तो घोघा जाति के लोग हमारी टोह पा लेते। फिर भी एक जगह टकराव हुआ, परंतु हम बच निकले। परंतु ये धुआं उड़ाने वाला बेहोश कैसे हुआ? हमें झरने से नीचे कूदना पड़ा घोघा जाति के लोगों से बचने के लिए। इसी दौरान धुआं उड़ाने वाला बेहोश हो गया। उसका नाम सोहनलाल है। वो अच्छा इंसान है, नानिया ने कहा। उसने कहा कि वो आपको कालचक्र से बाहर निकाल देगा। उसने तो अभी तक नहीं कहा, परंतु वो निकालेगा। किताब में ऐसा ही लिखा है। मंत्री जी, रात ही रात में तुम्हें कई काम करने हैं। चिमटा जाति के लोगों को आज़ाद करके उन्हें उनकी बस्ती में वापस भेजना है। जो हुक्म। सोबरा की लिखी जो किताब मेरे पास है, उस किताब को चिमटा जाति के पास मौजूद सोहनलाल के सेवक जगमोहन के पास पहुंचाना है। बेहतर होगा कि यह काम किसी जिम्मेवार आदमी को सौंपा जाए।
मैं ऐसा ही करूंगा रानी साहिबा। चिमटा जाति के लोगों को आज़ाद करने के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको किताब दूंगी। जी, मंत्री ने कहा और पलटकर तेज तेज कदमों से वहां से चला गया। सोहनलाल के होठों से कराहा निकली। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। फिर आंखें खोली। सबसे पहले उसे नानिया का चेहरा दिखा जो उनके ऊपर झुका हुआ था। नानिया? सोहनलाल के होठों से धीमा सा स्वर निकला। तुम ठीक हो मेरे प्यारे सोहनलाल? नानिया ने उसके माथे पर हाथ फेरा। सोहनलाल ने आंखें खोली, कमरे में नजर दौड़ाई। तुम मेरे महल में हो, नानिया मुस्कुराकर बोली। महल में? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं। तुम झरने से कूदने के पश्चात बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला और कंधे पर लाद कर यहाँ ले आई। ओह, फिर तो तुमने बहुत तकलीफ उठाई। तकलीफ कैसी? तुम्हारा बोझ ज्यादा नहीं है, तुम पतले और हल्के हो। सोहनलाल ने नानिया को देखा। तुम मुझे जरूर काल चक्र से बाहर निकाल दोगे। पता नहीं, एकाएक सोहनलाल कह उठा। चिमटा जाति के लोगों को फौरन आजाद करो। मैंने मंत्री से ऐसा करने को कह दिया है। मंत्री को? हाँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। तुमने अभी मेरे ठाठ देखे ही कहाँ हैं? नानिया हंसी। सोहनलाल, आज की रात का मुझे बरसों से इंतजार था। ये मेरे जीवन की महत्वपूर्ण रात है। क्यों? क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने वाली हूँ। आज पहली बार कोई मर्द मेरे कुंवारे जिस्म को छुएगा। 50 की हो गई हूँ मैं, परंतु तुम्हारे इंतजार में कुंवारी थी। नानिया मादकता भरे स्वर में कह उठी। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों? मैं बहुत थका हुआ हूँ। कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करना, सब कुछ मैं ही करूँगी, तुम्हें आनंद आएगा। ये कैसे हो सकता है? सोहनलाल हड़बड़ाया। नहीं हो सकता तो तुम कर लेना। मेरा मतलब है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। सोहनलाल अजीब सी उलझन में था। क्यों? यूं ही, मैं उस किताब में लिखा है कि जब तक हम रात को एक साथ नहीं सोएंगे, काल चक्र से बाहर जाने का रास्ता नहीं खुलेगा। ये लिखा है? हाँ, तुम्हें मेरे कुंवारेपन को तोड़ना होगा, तभी हम काल चक्र से बाहर निकल पाएंगे। सोहनलाल ने मुंह लटकाकर नानिया को देखा। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो गए? परेशान नहीं हूं, हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूं। मेरे साथ रात बिताने के लिए? हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं ही। तुम तो तब करोगी कुछ जब मेरी तरफ से सिग्नल होगा। सिग्नल ही नहीं होगा तो? सिग्नल क्या होता है? नानिया ने पूछा। नहीं जानती? नहीं, वो ही तो सब कुछ होता है औरत मर्द के बीच। सिग्नल नहीं दिखेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? मैं अभी भी नहीं समझी। रात को समझाऊंगा सिग्नल के बारे में। ठीक है। नानिया के चेहरे पर खुशी दिखी। अब चलो गुलाब जल में स्नान करेंगे। गुलाब जल? सोहनलाल गहरी सांस लेकर कह उठा। उसके बाद नशा करेंगे, बंद कमरे में कपड़े उतार कर। तुम तो सिग्नल का बुरा हाल कर दोगी। ये सिग्नल क्या? बताऊंगा। सोहनलाल बेड से नीचे उतरा। बता, गुलाब जल किधर है? शायद उससे कुछ हिम्मत बंधे। चिमटा जाति के सरदार जगमोहन को अपनी बस्ती में ले गया। साथ में बस्ती के बाकी लोग भी थे। जंगल में बनी झोपड़ियों की साधारण सी बस्ती थी। बस्ती में औरतें और बच्चे भी थे। शाम के सूर्य की तीव्र पीली रोशनी पेड़ों से छनकर तीखी होकर वहां तक आ रही थी। एक बड़े से झोपड़े में सरदार जगमोहन को ले गया। कोमा साथ में थी। बाकी सब लोग बाहर ही रह गए थे। बैठो, सरदार बोला। नशा करोगे? मैं नशा नहीं करता। लकड़ी की कुर्सी पर बैठता जगमोहन बोला। आराम कर लो, खाना पीना चाहो तो बता दो। कॉफी मिलेगी? जगमोहन ने पूछा। कॉफी? वो क्या होती है? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। मुझे आराम की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वो रास्ता दिखाओगे काल चक्र से बाहर निकलने का? हाँ, जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि तुम काल चक्र से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ। तभी कोमा कह उठी। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ आराम। तुम जैसा आराम करना चाहती हो वैसा आराम करने की मुझे आदत नहीं है। जगमोहन कह उठा। वैसा आराम तो सब मर्द करते हैं। सब नहीं करते। जो नहीं करते वो मर्द नहीं होते। तुम्हारा मतलब कि मैं मर्द नहीं हूं? जगमोहन तेज स्वर में कह उठा। मैंने कब कहा?
अभी कहा, सरदार से पूछ लो। सरदार मुस्कुरा रहा था। तुम नाराज क्यों होते हो? मैं क्या तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? कोमा मुंह फुलाकर बोली। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। अगर तुम्हें किसी मर्द की जरूरत है तो मैं अभी मर्द को बुला देता हूँ, सरदार बोला। मर्दों की कमी नहीं है मुझे, मैं तो जग्गू के साथ ही प्यार करना चाहती थी, इसका अभी मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ये तो अच्छी बात है, सरदार ने कहा। फिर जगमोहन से बोला, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। मैं भी साथ चलूंगी, कोमा कह उठी। वे तीनों झोपड़े से बाहर निकले। सरदार ने 10 लोग साथ लिए और चल पड़े। जंगली रास्ता था। तुमने इन लोगों को साथ क्यों लिया? जगमोहन ने पूछा। तुम्हारे लिए, ताकि तुम भागने का प्रयत्न न करो। मैं क्यों भागूंगा? आखिर हो तो तुम मेरे कैदी ही। जब तक रानी साहिबा चिमटा जाति के लोगों को नहीं छोड़ती तब तक तुम मेरे पास रहोगे। वो छोड़ देगी, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, सरदार बोला। बातों के दौरान वो सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे काल चक्र से बाहर निकालोगे। सोबरा ने काल चक्र में फंसाते वक्त मुझे बताया था कि तुम आओगे तो मुझे इस काल चक्र से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे आजाद कराओगे? ये बात तुमने पहले भी पूछी थी। कोशिश करूंगा, जगमोहन ने कहा। मुझे काल चक्र से जरूर आजाद कराना, सरदार खुशामद भरे स्वर में कह उठा। करीब आधे घंटे बाद वे सब एक पहाड़ के पास पहुंचे। नीचे से पहाड़ खोखला था, रास्ता भीतर को जा रहा था। सूर्य ने अब पश्चिम में छिपना आरंभ कर दिया था। 4 लोग मसाले जलाकर साथ आओ, सरदार बोला। बाकी सब यहीं रहो। ऐसा ही किया गया। जलती मसाले थामे 4 लोग भीतर प्रवेश कर गए। सरदार, जगमोहन और कोमा साथ में थे। शुरू में रास्ता चौड़ा था, फिर धीरे धीरे रास्ता तंग होने लगा, घुटन बढ़ने लगी। 3 मसाले बंद कर दो, जगमोहन बोला। मसालों का धुआं सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहा है। फौरन 3 मसालें बुझा दी गईं। अब वे एक मसाल की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे, जो कि सबसे आगे के आदमी ने थाम रखी थी। तंग होती वो सुरंग जैसी जगह अब ऐसी हो गई कि सिर्फ एक ही आदमी आगे बढ़ सकता था। वे एक एक करके आगे बढ़ने लगे। आगे क्या है? जगमोहन ने पूछा। कुछ देर बाद देख लेना, सरदार बोला। इसी प्रकार थोड़ा सा रास्ता और तय किया गया। फिर उन सब ने खुद को पहाड़ी के खोखले हिस्से में पाया, जो कि एक बड़े कमरे जैसा था। बेढंगी सी छत थी उस जगह की। दीवारें पहाड़ की थीं। फर्श दीवारों की अपेक्षा समतल था, परंतु ऊबड़ खाबड़ था। उसी पहाड़ी दीवार पर एक तरफ किसी खेल जैसा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर गोटियां लटक रही थीं हवा में। जगमोहन ने सब तरफ नजरें घुमाई। अजीब सी जगह थी ये। समझ में नहीं आया कुछ तो उसने सरदार को देखा। यहाँ रास्ता किधर है? सोबरा ने मुझे बताया था कि जब बाहरी आदमी यहाँ आएगा तो वो इन लटकती गोटियों को ठीक नंबरों पर लगा देगा, जिससे कि यहाँ की एक तरफ की दीवार सरक जाएगी और बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा। तुमने गोटियों को ठीक से खानों में लगाने की चेष्टा की होगी, जगमोहन ने पूछा। मैं तो कब से कर रहा हूँ कोशिश, परंतु कभी सफल नहीं हो सका। जगमोहन उन गोटियों के पास जा पहुंचा। धागे में बंधी वो हवा में लटक रही थी। दीवार पर जो खेल जैसा बोर्ड लगा था, वहां हर खाने में एक छेद था गोटी के साइज का। गोटियों को पकड़कर उन छेदों में फिट करना था। सरदार पास आ गया। सिर्फ एक ही बात परेशान करती है, सरदार बोला। क्या? एक गोटी कम है, एक छेद हमेशा खाली रह जाता है, सरदार ने बताया। तो वहां पर गोटी के साइज का कोई पत्थर रख दो, जगमोहन बोला। कर चुका हूं ऐसा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैं देखता हूं। कहने के साथ ही जगमोहन गोटियों को उस खेल जैसे बोर्ड पर लगाने लगा। बाकी सब भी पास आ गए थे। सब गोटियों को खाने में फिट किया गया, परंतु एक खाना खाली रह गया। उसमें फंसाने को कोई गोटी नहीं बची थी। जगमोहन ने गोटी के साइज का पत्थर ढूंढा और उस खाली जगह में फिट कर दिया, परंतु जवाब में कुछ भी नहीं हुआ। जगमोहन ने गोटियों को निकाला और उन्हें पुनः फिट करने लगा। ये सब करते करते मेरी जिंदगी बीत गई, सरदार बोला। अब तो तंग आ गया हूँ इस काम से। लेकिन जगमोहन लगा रहा अपने काम में। 1 घंटे में उसने कई बार गोटियां अलग खानों में फिट की और खाली बचे खाने में पत्थर फंसाया, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। मसाल धीमी पड़ने लगी। हमें चलना चाहिए, सरदार बोला। मैं तुम्हें कल फिर यहाँ ले आऊँगा। अगर तुम्हें सोबरा ने कहा
कि बाहरी आदमी ये सब करके रास्ता बनाएगा तो अब तक रास्ता बन जाना चाहिए था। जगमोहन ने कहा, हो सकता है तुमने सोबरा की बात गलत सुनी हो, उसका मतलब कुछ और हो। मैंने ठीक सुना था, सरदार बोला। सोबरा ने ये बात मुझे 3 बार बताई थी। तब तुमने सोबरा से नहीं पूछा कि एक गोटी क्यों कम है, क्यों एक खाना ज्यादा है? कैसे पूछता? उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक गोटी कम है, सरदार ने बताया। चलो वापस चलते हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सब वापस चल पड़े। रास्ते में नदी आई तो जगमोहन ने नहाना पसंद किया। कपड़े उतारकर वो नदी में उतर गया। सरदार और उसके साथी बाहर खड़े रहे। अंधेरे का मौका देखकर कोमा कपड़े उतारकर नदी में उतर गई। जगमोहन के पास पहुंची कोमा। तुम? उसे देखते ही जगमोहन बोला, तुम क्यों आ गई? तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे। उतार आई हूं उन्हें। कपड़ों को? जगमोहन सकपकाया। हाँ। जगमोहन ने उसी पल पलटकर किनारे की तरफ बढ़ना चाहा। कोमा ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो जग्गू? हाथ छोड़ो। मैं नहीं भागता। जगमोहन ने अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा नुकसान होगा। नहीं तो मुझे हाथ पकड़ने दो। कोमा ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। वो कुछ करीब आई। क्या तुम कुंवारे हो? कुंवारा? हाँ, मैंने शादी नहीं की। वो कुंवारा नहीं, दूसरा कुंवारा। क्या कभी लड़की को नहीं छुआ? छुआ है, जगमोहन फंसे स्वर में कह उठा। तो फिर मुझे क्यों नहीं छूते? समझा करो, जगमोहन सकपकाया। क्या समझूं? सरदार और उसके आदमी आंखें फाड़े हमें ही देख रहे हैं। सबके सामने अच्छा नहीं लगता। समझ गई, रात को करेंगे अकेले में। जगमोहन ने बिजली की तेजी से अपना हाथ खींचा। क्या हुआ? तुम मेरे हाथ को कहाँ ले जा रही थी? जगमोहन की हालत बुरी सी होने लगी थी। जहां तुम्हारा हाथ ले जा रही थी वो बुरी जगह तो नहीं है, कोमा चंचल स्वर में कह उठी। जगमोहन से कुछ कहते न बना। हाथ दो ना अपना, कोमा की आवाज में आग्रह था। नहीं, वो सरदार देख रहा है। ठीक है, रात को तैयार रहना। जानते हो मैं अभी तक कुंवारी हूँ। रानी साहिबा का सख्त हुक्म था कि जब तक उन्हें धुआं उड़ाने वाला नहीं मिल जाता तब तक उनकी सेविकाएं कुंवारी रहेंगी। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम नशा नहीं करते? नहीं, वैसे कसम भी नहीं खा रखी। कभी कभी कर भी लेता हूँ, तो आज रात कर लेना, बहुत मजा आएगा। मैं भी नशा करूंगी। कोमा ने जगमोहन का हाथ थाम लिया। नदी से बाहर आ जाओ। जगमोहन हाथ छुड़ाकर किनारे की तरफ बढ़ गया। ज्यादा नहाना भी अच्छा नहीं होता। साली पीछे ही पड़ गई है। बार बार हाथ पकड़कर वहां। वो धुआं उड़ाने वाला तो रानी साहिबा के साथ मजा कर रहा होगा। पीछे कोमा कह उठी। करने दे उन्हें, तेरे को क्यों खुरक उठ रहा है? जगमोहन नदी से बाहर आकर कपड़े पहनने लगा। होगी नहीं क्या? कोमा हंस पड़ी। रात को बताऊंगी। खामखा की मुसीबत, जगमोहन बड़बड़ा उठा। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके आगे की कहानी आपको इसके अगले एपिसोड यानी कि चौथे एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखना दोस्तों। प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और कमेंट्स अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बल प्रदान करते हैं। चलिए मिलते हैं पोते बाबा के चौथे एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।